Afternoon all. As you all know, today we are discussing on RIPS, that is Rajasthan Investment Promotion Scheme 2022. So it is not relevant for your examination purposes, but of course it is related to your profession and your general awareness about the policies, various policies which Rajasthan government gives to the entrepreneurs for making investment in Rajasthan. So each of the state comes with their state incentive policies for different type of businesses, industries, or service sector industries which are going to be established in their states. And this is just to attract more and more investors so that there must be a complete all-round development of a particular state in view of employment opportunities, in view of exploitation of the resources like minerals and all in the state. So we today we are discussing about Rajasthan Investment Promotion Scheme 2022. On 7th of October, our Chief Minister, Mr. Ashok Gehlot, has presented a new policy. Earlier, the policy which was going on was 2019 investment scheme, which was applicable till 2024. So, in between, he has introduced with some certain new, altogether new areas which were not there in the traditional old scheme. So, like startups, green industries, so these all you will come to know when the speakers of today they'll explain their subjects. So from 7th of October, the new scheme has been introduced in Rajasthan. So we are going to discuss about that scheme. Uh, Starting with Jatin. Jatin will give overview of this scheme and then the speakers will speak. Jatin. So good afternoon, everyone. I am Jatin Agarwal, and today I with Bhavish Mittal, Tushar, and Anushka going to present about the Rajasthan Investment Promotion Scheme 2022. अब हम सब राजस्थानी हैं, तो हम जानते हैं कि बेटर कि हमारे राजस्थान में क्या-क्या रिसोर्सेज हैं और क्या-क्या मैन पावर और उनकी स्किल्स क्या-क्या है। तो गवर्नमेंट केवल ये चाह रही है कि जो मैन पावर रिसोर्सेज और साथ-साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज राजस्थान में हैं, उनको प्रमोट करना। और प्रमोट कैसे होंगे? थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम सब हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, तो हमें पता है कि व्हाट स्किल बी पजेज, और गवर्नमेंट चाह रही है कि इस स्किल को थोड़ा बहुत और एनरिच करना। इसलिए एनरिचमेंट कैसे होगा? जब राजस्थान में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होगी, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अपनी एम्प्लॉयमेंट को हमें अपनी स्किल्स को बढ़ाने का मौका मिलेगा, तभी राजस्थान के पीपल की स्किल एनरिच होगी। और साथ साथ राजस्थान में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जिंक, कोबाल्ट, निकल। हम जानते हैं राजस्थान में मार्बल बहुत फेमस है, राजस्थान का मार्बल, मकराना का मार्बल फेमस है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो राजस्थान की फेमस है। जयपुर की ज्वेलरी फेमस है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि धीरे धीरे सभी सेक्टर्स को प्रमोट करना, ताकि जो राजस्थानी हम हैं तो वो राजस्थान में अपना स्किल दिखा सके। और उनको, जैसे आप लोग कल को सीए बनेंगे, तो आपको अगर यहाँ पे सफिशिएंट इंडस्ट्री अवेलेबल नहीं है, तो आपको जॉब करने बाहर जाना पड़ेगा, आउट ऑफ सिटी, आपको आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ेगा। तो इसकी जगह अगर गवर्नमेंट चाहे कि इंडस्ट्रीज ही अगर इधर आ जाएंगे, तो फिर आप सब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सफिशिएंट, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो, और आपको सफिशिएंट मतलब हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा, तो आप लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि ये स्कीम लेके आना। बेसिकली गवर्नमेंट ने रिप्स 2019 ऑलरेडी ला चुकी है, पर अभी अगर प्रेजेंट में देखिए तो राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ रेट 11.2% है अप्रोक्स। पर गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू चाह रही है कि उस रेट को हम 15% तक लेके जाएं, ताकि राजस्थान की जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। यहाँ पे जैसे आप सभी ने सुना होगा कि अभी लेटेस्ट में जेईसीआर यूनिवर्सिटी में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक राजस्थान समिट ऑर्गेनाइज किया था। इसमें टोटल 11 लाख करोड़ के एमओयूज एंड लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुए हैं।
जो बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स ने किए हैं। जैसे अडानी ग्रुप की तरफ बात करें तो उन्होंने लगभग 45,000 करोड़ का कमिटमेंट किया इन्वेस्ट करने के लिए इन द सीमेंट सेक्टर और अदर जैसे सोलर एनर्जी लाइट, और साथ साथ वेदांता ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया है। और जैसे राजस्थान में हमें पता है कि सफिशिएंट हमारे पास सोलर लाइट अवेलेबल रहती है, तो उसको प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट चाह रही है, क्योंकि प्रेजेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास सोलर पैनल्स हैं, उनकी सफिशिएंट की रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ना, वो केवल 1/3, हम टोटल कंजम्पशन का 1/3 रिन्यूएबल सोर्स से ले पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसको और बढ़ाना चाह रही है ताकि जो मैक्सिमम पोर्शन अपन रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट रहे, ना कि नॉन रिन्यूएबल पे। तो ये ब्रीफ ओवरव्यू है। अब इसके बाद स्पीकर्स आप सबको बताएंगे कि कैसे क्या क्या गवर्नमेंट इसमें स्कीम चला रही है, क्या क्या स्कीम्स ला रही है, क्या क्या सर्विस के लिए ला रही है, क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए ला रही है। अगर कल को आप कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो आपके लिए क्या इंसेंटिव होंगे, या फिर आपकी कोई रिलेटिव का स्टार्टअप है या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, आपके कोई फादर वर्क कर रहे हैं उसमें, तो आपको कल को जाके बिजनेस संभालना है, तो उन सब चीजों में आपके लिए क्या क्या इंसेंटिव रहेंगे। आप कहीं ऑडिट पे जाएंगे तो वहां पे क्लाइंट को आपको क्या इंसेंटिव देने हैं, कैसे उसकी लाइफ में आपको वैल्यू एड करनी है ताकि आपको वो अच्छे से आपको मतलब आपको भी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मिले वहां पे। तो वो सब चीजें हैं। तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब को समझें, क्योंकि अभी देखेंगे आप कि आप जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई आप ना अगर कल को प्रैक्टिस करते हैं तो आप टैक्स में जा रहे हैं और किसी फील्ड में जा रहे हैं, ऑडिट में जा रहे हैं, तो ये सब तो हैं, पर कुछ कुछ अपन को भी चाहिए ना कि अपन कुछ स्किल्स गेन करें। और बाकी और फील्ड्स हैं उसमें अगर बाकी अगर और कोई प्रोफेशनल अपना हाथ जमाए उससे पहले अपन अपना हाथ जमा लें। तो उसलिए ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस स्कीम को समझें और इंडस्ट्रीज कैसे प्रमोट हो रही है वो जाने, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। आप मानेंगे नहीं कि इसमें करोड़ों के बेनिफिट्स हैं, 50-50 करोड़ तक की एनुअल सीलिंग है इसमें, कि आप 50 करोड़ मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकते हो एक एनुअल। तो उतने आपको बेनिफिट मिल रहे हैं केवल आप स्कीम को जान जाएंगे तभी। इसलिए आप ये समझिए स्कीम और जानिए। ठीक है, ये स्पीकर्स आपको बताएंगे क्या स्कीम्स क्या क्या है। थैंक यू। राजस्थान इन्वेस्ट सबमिट हुआ था 2022 में, अभी 7 अक्टूबर को हुआ था। उसमें सीएम अशोक गहलोत ने स्कीम लॉन्च करी है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। जैसे कि अपन को नाम से ही समझ में आ रहा है कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। तो अब जैसे अपन ने देखा कि इसका ऑपरेटिव पीरियड क्या है, जब से ये लॉन्च हुई है 7 अक्टूबर 2022 से लेके 31 मार्च 2027। अब हम देखेंगे कि इस पॉलिसी की क्या जरूरत थी, इससे पहले भी पॉलिसी थी, अब इसकी क्या जरूरत। तो हमें जैसे कि पता है कि कोई भी अगर इन्वेस्टर अगर कोई भी जगह इन्वेस्ट करता है तो वो सब चीजें देखता है कि उसकी जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी पॉलिसी क्या है, स्टेट की पॉलिसी क्या है, उस कंट्री की पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ एनी स्टेट और कंट्री अफेक्ट्स द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ दैट रीजन। तो सबसे पहले ये कि हमें इन्वेस्टर्स को बुलाना है यहाँ पे राजस्थान में कि आओ राजस्थान में इन्वेस्ट करो। तो सबसे पहले ये हो गया। अब इसके इस प्राइमरी फोकस देखते हैं, इस पॉलिसी का प्राइमरी फोकस क्या है। सबसे पहला है एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ अभी हमने देखा कि राजस्थान का जीडीपी ग्रोथ रेट देखी थी हमने 11%, अराउंड 11.2%। अब हमें इसको बढ़ाना है। तो सबसे पहला फोकस ये हो गया कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है। सेकेंड हो गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना। राजस्थान में हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना है, इसलिए हम ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं। थर्ड हो गई मेकिंग राजस्थान एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। हमें यहाँ पे ऐसा इन्वेस्टमेंट फेवरेबल पॉलिसीज बना के हमें यहाँ पे फेवरेबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट बनाना है जिससे कि इन्वेस्टर्स हमारी स्टेट में इन्वेस्ट कर सकें। तो आप लोग जानते हैं कि ये इसने बताया कि नीड क्या है पॉलिसी की, तो आप में से कुछ लोग बताइए मुझे कि राजस्थान में प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है, कि हम सब राजस्थान में रह रहे हैं तो देख रहे हैं चारों तरफ की गवर्नमेंट क्या कर रही है ऑलरेडी। तो क्या क्या प्रेजेंट कंडीशन है राजस्थान की जिसको सुधारने की जरूरत है गवर्नमेंट, तो आप बताइए। प्रेजेंट में राजस्थान में क्या क्या कंडीशंस है जिसको सुधारने की जरूरत आपको लग रही है, और या फिर कुछ अच्छी कंडीशंस है जिसके कारण इंडस्ट्रीज हमारे राजस्थान में आएगी। अच्छी कंडीशन है जैसे कि है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट्स के लिए है ना गवर्नमेंट मतलब जोन तैयार करी ताकि है ना आए कंपनी।
मतलब बाहर से गवर्नमेंट तैयार करी मतलब जोन भी तैयार करी ताकि ना अच्छे टैक्स बेनिफिट्स मिलेगी ताकि ना बाहर से जो और कंपनी से ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े यहाँ पे ताकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा इससे ओवरऑल इनको अच्छा होगा स्टेट में। ठीक है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि राजस्थान में कौन से एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे और हमारी यहाँ पे इन्वेस्ट करें। सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। राजस्थान में हमें पता है कि राजस्थान 5 मेजर स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। वो 5 मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? यूपी एंड मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राइट। 5 स्टेट्स इन्होंने बताया, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो जैसे कि हम इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो हमारा ऑल इंडिया में 40% मार्केट कवर हो जाता है। जब राजस्थान इनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है तो हमारा ऑल इंडिया में 40% अराउंड मार्केट राजस्थान शेयर कर रहा है उनके साथ। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान, जैसे हमें पता है कि लार्जेस्ट स्टेट है, तो राजस्थान में इस वेल डेवलप्ड रोड नेटवर्क एंड रेलवे नेटवर्क है। राजस्थान में वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क, एंड राजस्थान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जयपुर में, एंड 6 एडिशनल एयरपोर्ट्स हैं अलग अलग सिटीज। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्थान में आपको जैसे पता होगा आईटी पार्क्स हैं, और आपको पता होगा कि एक जापानीज जोन बनाया हुआ है। कहाँ पे बनाया हुआ है, किसी को पता है? नीमराना में जापानीज जोन है जहाँ पे जापानीज कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करती है। तो ये फर्स्ट कंट्री स्पेसिफिक जोन है। यहाँ पे अभी कोई भी स्टेट ने ये ऐसा कंट्री स्पेसिफिक जोन नहीं बनाया, राजस्थान ने बनाया। नेक्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्स एडवांटेज। इसका मतलब है कि राजस्थान में जो एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं, मिनरल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें भी राजस्थान लीडिंग स्टेट है। और आपको एक फैक्ट बताती हूँ, राजस्थान इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ लेड एंड जिंक इन होल कंट्री। तो हमें मिनरल्स का भी एडवांटेज है। यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर, हमारे यहाँ पे आईआईटी है, आईआईटी जोधपुर है, आईआईएम उदयपुर है, और बिट्स पिलानी है। तो हमारे यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर भी है। इफेक्टिव गवर्नेंस का मतलब है कि यहाँ पे जो पॉलिसीज है वो फेवरेबल पॉलिसीज है फॉर इंडस्ट्रीज, सर्विसेज एंड ऑल द पॉलिसीज। एंड नेक्स्ट इज लॉ एंड ऑर्डर। द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ राजस्थान is ensure safety and harmony in the state. Next, we move to the objective of the policy. What are the objectives? इस पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले आपको पता ही है, हमने पहले डिस्कस करा था, एनुअल ग्रोथ रेट को 15% तक लेके जाना है। अभी आपको हमने पहले बताया था कितनी ग्रोथ रेट है प्रेजेंट में? हाँ, तो हमें 11% से 15% तक लेके जाना है। सेकेंड इज रीजनल डेवलपमेंट करना है। इसका मतलब है कि सिर्फ सिटीज में डेवलपमेंट नहीं करना है, हमें रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट करना है, बैकवर्ड एरियाज में भी डेवलपमेंट करना है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, एंड लीडरशिप इन सनराइज सेक्टर्स। किसी को पता है सनराइज सेक्टर्स के बारे में? हम वो आगे डिस्कस करें। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी। हमें क्लाइमेट को भी साथ में देख के चलना है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी है। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस पॉलिसी में कौन कौन सी एंटरप्राइजेस एलिजिबल है। तो हमने इसमें 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कि कोई भी न्यू एंटरप्राइज, अगर वो मानो रिप्स 2022 एप्लीकेबल हो गई 7 अक्टूबर से, इसके बाद में अगर किसी ने कोई न्यू एंटरप्राइज ओपन करी है या फिर कोई एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज ने अपना न्यू यूनिट सेटअप करा है इन राजस्थान, तो वो एप्लीकेबल, वो इस पॉलिसी का बेनिफिट ले सकती है। सेकेंड आता है एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सपेंशन। कोई एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है, मान लो यहाँ पे रिलायंस है, तो रिलायंस ने अपना राजस्थान में एक्सपेंशन किया, तो वो भी इसके लिए उसका बेनिफिट ले सकती है। लास्ट आता है एलिजिबल एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस। इसे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एलिजिबल एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस मतलब कि ना तो उसने कोई न्यू यूनिट सेटअप करा है और ना ही उसने एक्सपेंशन करा है। तो हम अब देखेंगे कि एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस क्या इसका बेनिफिट ले सकती है क्या। तो इसमें हमने डिवाइड करा है कि जो रिप्स 2019 में आया था कि अगर आपने उसमें बेनिफिट लिया है तो आप रिप्स 2022 में भी बेनिफिट ले सकते हो, प्रोवाइडेड विन कंडीशंस हैं। दोनों कंडीशंस को
फुलफिल करना पड़ेगा। फर्स्ट इज आपकी इन्वेस्टमेंट इज अबव 100 करोड़, मतलब आप अभी जो वापस इन्वेस्टमेंट करोगे वो 100 करोड़ के अबव होनी चाहिए। सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो फॉर एटलीस्ट 200 एम्प्लॉय, तो ये दोनों कंडीशंस आपको फॉलो करनी है। एंड नेक्स्ट केस आता है कि आपने रिप्स 2019 का बेनिफिट नहीं, तो क्या आप इसका बेनिफिट ले सकते हो रिप्स 2022 का? हाँ, प्रोवाइडेड आपने कमर्शियल प्रोडक्शन आफ्टर द लॉन्च ऑफ रिप्स 2022 स्टार्ट किया है कमर्शियल प्रोडक्शन, और या फिर आपने एक्सपेंशन किया है आफ्टर लॉन्च ऑफ रिप्स 2020। इसको अगर हम कोई एग्जांपल के साथ समझें तो जैसे अभी अडानी ने कमिटमेंट किया कि वो अपना सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे लगाएगा राजस्थान में, तो वो नया लगा रहा है प्लांट, तो वो एलिजिबल है इस स्कीम्स में लेने के लिए, इस पॉलिसी में स्कीम्स लेने के लिए। साथ साथ अगर मान लो उसका कोई एग्जिस्टिंग कोई प्लांट था, तो एग्जिस्टिंग प्लांट को क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सपांशन की लिमिट है कि आप अपना 25% से ज्यादा कैपिटल और कंट्रीब्यूट करते हो और 20% ज्यादा आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, तब एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकती है। साथ साथ वो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस जिसने ऑलरेडी 2019 में बेनिफिट ले चुका, वो स्कीम्स में बेनिफिट ले चुका, वो अगर एडिशनल इतना इन्वेस्टमेंट मिनिमम क्राइटेरिया इतना करती है और इतना मिनिमम आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है अगर अडानी, तो फिर उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। ये बेनिफिट पूरा यूनिट वाइज देखते हैं, जो भी हम लिमिट पढ़ेंगे ना वो यूनिट वाइज लिमिट है, एज अ होल कंसोल ग्रुप को नहीं देखेंगे हम। दूसरी चीज, कोई यूनिट है वो ऑलरेडी पहले उसने है ना अपना स्टार्ट तो कर दिया, सारा फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रखी है वो कि भाई वो अपना ना प्रोडक्शन चल रहा है उसका, और धीरे धीरे उसने क्या किया कि फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, उसके प्रोडक्शन कंटिन्यू कर दिया, पर अभी तक उसकी कोई सेल नहीं हुई, कोई बेनिफिट उसने पुरानी वाली स्कीम में नहीं लिया। तो था ये कि पहले पुरानी स्कीम्स में बेनिफिट कम थे और नई स्कीम्स में बेनिफिट ज्यादा है, तो वो एंटरप्राइज पुरानी स्कीम में नहीं जाके अभी भी नई स्कीम को ऑप्ट कर सकती है। तो ये इसमें मेन है कि आप 19 को अगर ऑप्ट भी कर चुके हो ना, तब भी आप 22 में आ सकते हो। इसका एक एग्जांपल ये है कि पहले किसी इंडस्ट्री ने जीएसटी का बेनिफिट लेने के लिए उनको पॉलिसी के अंदर में जीएसटी बेनिफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे जीएसटी बेनिफिट कब मिलता है, जब वो स्टेट जीएसटी का पेमेंट कैश के अंदर में कर रहे हो। अब मान लीजिए उनका जो सेल्स है वो राजस्थान में नहीं होके बाहर हो रही है ज्यादा, तो आईजीएसटी वो चार्ज कर रहे हैं, तो आईजीएसटी के केस में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसी एंटरप्राइज जिसने पहले बेनिफिट उधर ले रखा था, वो जो पहले बेनिफिट एनवीसीएस करके गवर्नमेंट ने दिए थे, अगर वो दूसरे बेनिफिट्स भी एसजीएसटी के अलावा कोई दूसरा बेनिफिट जो स्कीम के अंदर में न्यू स्कीम में अवेलेबल है उसके लिए अप्लाई करता है, तो वो भी मिल जाएगा, बट जो उन्होंने इनिशियली एस्टिमेट दिया था उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो वो भी ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी यूनिट्स भी बेनिफिट ले सकती हैं, ये इसका पर्पज है। अब अपन बात करते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट कौन कौन से इंसेंटिव देती है। तो अपना पहला सेक्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज क्या होती है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज यूज करती है प्लांट एंड मशीनरी को गुड्स को प्रोसेस करने के लिए, व्हिच ब्रिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस अ कमर्शियली डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट कमोडिटी। अगर इसका मैं एग्जांपल, जैसे भैया ने बताया कि अडानी ग्रुप है, वो यूज कर रही है प्लांट एंड मशीनरी को और वो प्रोसेस कर रही है लाइमस्टोन को, जिसके कारण वो अपने को सीमेंट बना के दे रही है। तो ये एग्जांपल हो गया एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज का। बट स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड कर रखी कुछ कुछ प्रोसेसिंग को कि वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज नहीं होगी। वो क्या क्या है, फॉर एग्जांपल अपने एरिटेड वाटर प्लांट्स आ गए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको आ गया, है ना, तो पान मसाला आ गया, तो ये सारा इसके अंदर एक्सक्लूड कर रखा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसके अंदर एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है टू बी एलिजिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड पैकेज के लिए। फॉर एग्जांपल अगर अडानी ग्रुप को इन्वेस्टमेंट करना है राजस्थान के अंदर, तो उसको मिनिमम 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टू बी कैटेगराइज अंडर लार्ज प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल उसने इन्वेस्टमेंट किया 200 करोड़ का, तो अपने इसके अंदर कैटेगरी है लार्ज प्रोजेक्ट कैटेगरी, इसकी रेंज है 550 करोड़ टू 300 करोड़, तो वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल हो जाएगा। बट अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है 300 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक, तो वो मेगा प्रोजेक्ट कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। बट अगर वो 1000 करोड़ से भी ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, तो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के अंदर वो फॉल कर पाएगा। इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कि इतना इन्वेस्टमेंट ना करके वो आधा इन्वेस्टमेंट कर सकती है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर अपन लार्ज कैटेगरी की बात करें, अगर वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 50 करोड़ का कर रही है और 100 एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, तो वो उसके अंदर फॉल कर जाएगी। सिमिलरली अगर वो सिर्फ 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है प्लस अगर 250 एम्प्लॉय को जनरेट कर रही है,
तो वो मेगा कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी, और अल्ट्रा मेगा के लिए उसको मिनिमम 750 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पड़ेंगे, प्लस मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें लगेगा 500 करोड़। ये पॉलिसी अपने एप्लीकेबल होगी जो भी सारे नई इन्वेस्टमेंट है, और जो भी सारे इन्वेस्टमेंट करें अपन ने एक्सपेंशन के लिए एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के। बट अपने इसके अंदर पढ़ा कि जो लार्ज कैटेगरी है, इसके अंदर 2 कंडीशंस रिक्वायरमेंट है। जैसे भैया ने भी बताया कि जो भी अपन एक्सपेंशन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एटलीस्ट 25% ऑफ द एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्लस आपकी जो भी उससे इंक्रीमेंटल कैपेसिटी हो रही है उस इन्वेस्टमेंट से, वो एटलीस्ट 20% होना चाहिए, तभी आप लार्ज कैटेगरी के अंदर फॉल कर पाओगे। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे अडानी ग्रुप इन्वेस्ट करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा ग्रुप कितना इन्वेस्ट कर रहा है, वो जिस यूनिट में इन्वेस्ट करता है ना, कि सीमेंट की एक जगह को यूनिट लगा रहे हैं, तो उस यूनिट का ये क्राइटेरिया है कि उसको 50 करोड़ से 300 करोड़ तक अगर वो उसी यूनिट में इन्वेस्ट करता है, तब आप लार्ज में जाओगे। अगर दूसरी यूनिट में वो 300 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट करता है, तो वो यूनिट उसकी मेगा में जाएगी। और अगर किसी तीसरी यूनिट में वो 1000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो यूनिट उसकी अल्ट्रा मेगा में जाएगी। अभी यूनिट वाइज क्लासिफिकेशन क्यों किया है गवर्नमेंट ने? क्योंकि जिस अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, इसलिए यूनिट वाइज क्लासिफिकेशन कर रखा है। और साथ साथ गवर्नमेंट ने बताया कि अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते, तो बेसिक पर्पज ये था गवर्नमेंट का कि आप एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करो एटलीस्ट। तो इससे अगर आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप अगर इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट बोल रही है कि आप कम इन्वेस्टमेंट करके इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। अब अपन इसको कैटेगराइज तो बात कैटेगरी तो उसकी बात ली, तो इन सब जो भी सारे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है उनको 3 तरह के इंसेंटिव मिलते हैं। पहला है कि अपना असेट क्रिएशन इंसेंटिव, सेकंड स्पेशल इंसेंटिव, थर्ड इज एग्जेम्पशन। अगर अपन बात करें असेट क्रिएशन इंसेंटिव की, इसके अंदर 3 तरह के इंसेंटिव आते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, दैट इज एसजीएसटी रिइंबर्समेंट, सेकंड इज कैपिटल सब्सिडी, एंड थर्ड इज टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव। टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है वो 75% ऑफ द स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपॉजिटेड फॉर द पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन वो ले सकती है। और इसके अंदर अपन देखेंगे कि स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है। इसके अंदर क्या आता है, जो भी अपन ने अमाउंट ऑफ एसजीएसटी पे किया है थ्रू द डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आफ्टर यूटिलाइजिंग द अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑफ एसजीएसटी एंड आईजीएसटी प्लस द अमाउंट ऑफ वैट एंड सीजीएसटी जो अपन ने डीओ डिपॉजिट किया है, which is related to the period for which the benefits under the policy has been claimed. तो इन दोनों का सम होगा अपना स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपॉजिट, जिसका अपन 75% एज अ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ले सकते हैं, और ये अपन डिस्पर्स कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। बट इसमें अपन अगर देखेंगे टेबल नंबर 3 के अंदर, इसमें गवर्नमेंट ने एक सीलिंग लिमिट लगा रखी है कि हर साल आपको मैक्सिमम इतना ही सब्सिडी मिलेगी, इससे ऊपर नहीं मिल सकती। जैसे कि ईयर 1 से लेकर 3 तक अगर बोलेंगे अपन, तो एनुअली 50 करोड़ की लिमिट है, और ईयर 4 से लेकर 7 तक ईयरली इसमें 65 करोड़ की लिमिट है। नेक्स्ट इंसेंटिव की बात करें तो आती है कैपिटल सब्सिडी। अब जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, दे आर एलिजिबल टू अवेल द कैपिटल सब्सिडी एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ EFCI, दैट इज द एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब अपन पहले इसको ये समझेंगे कि EFCI क्या होता है, एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल मान लो कि अडानी ग्रुप है, एग्जांपल ने इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर अप टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? फॉर एग्जांपल उसने प्राइस पे किया है लैंड के लिए, तो ये इंक्लूड हो जाएगा। उसने कोई न्यू फैक्ट्री शेड्स खरीदी है, या फिर न्यू इंडस्ट्रियल बिल्डिंग खरीदी है, या फिर प्राइस पे किया है फॉर द न्यू प्लांट एंड मशीनरी, या फिर उसने कोई अदर इन्वेस्टमेंट किया है इन द न्यू फिक्स्ड एसेट्स जो कि एसेंशियल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स एज अप्रूव्ड बाय सैंक्शनिंग अथॉरिटी। और इनकेस अगर कोई सर्विस एंटरप्राइज है, तो या कोई प्राइस पे करिए अपनी न्यू एयर कंडीशनिंग की, न्यू सर्वर्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा, तो इन सब की जो पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपकी EFCI के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। बट कुछ कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो कि इंक्लूड नहीं होंगे। वो क्या होते हैं? अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है लैंड के अंदर इन द एक्सेस ऑफ 30% ऑफ टोटल EFCI, या फिर अगर आपने कोई परचेज किया है एक्सिस्टिंग फैक्ट्री शेड्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, या ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, या फिर कोई प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर हुई है फ्रॉम अदर लोकेशन बाय द एंटरप्राइज, तो वो अपने इसकी कंपटीशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। फर्दर इसमें एक बात है कि अगर मान लो कोई अपने इन्वेस्टमेंट किया है बाय द वे ऑफ परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, जो कि अपन ने परचेज करी है बिफोर द कमेंसमेंट और ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ पॉलिसी, और वो परचेज करी है अपन ने रीको से, या फिर RFC से, या सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, तो वो अलाउड हो जाएगी टू बी इंक्लूडेड इन द कंपटीशन ऑफ EFCI। अब मैंने समझ लिया कि EFCI होता क्या है, तो इसका जो भी फिक्स परसेंटेज होगा उसका अपन को कैपिटल सब्सिडी मिल जाएगी। अब वो कैसे मिलेगी?
और डिपेंड करेगा अपन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है या फिर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय जनरेट किए हैं। अब अपन इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक एंटरप्राइज ने इन्वेस्ट किया है 200 करोड़ इन द एरिया कैटेगरी 1 इन फेज 1 आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट ऑफ 500 करोड़। तो उसमें अपन स्लैब रेट देखेंगे 500 करोड़ की है, तो साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो मेगा के अंदर फॉल करेगा। और एरिया कैटेगरी 1 है, एक सेकंड, एंटरप्राइज अभी इन्वेस्ट कर रहा है 200 करोड़, राइट, तो अभी वो लार्ज कैटेगरी में फॉल करेगा। लार्ज कैटेगरी के अंदर अगर आप देखेंगे एरिया कैटेगरी 1, तो उसको 13% ऑफ EFCI की सब्सिडी मिली। जैसे इसमें लिख रहा है कि कैपिटल सब्सिडी विल बी डिस्पर्स ऑन द बेसिस ऑफ 200 करोड़ स्लैब, दैट इज द 13 करोड़ ऑफ EFCI। अब अगर वो नेक्स्ट 300 करोड़ फेज 2 के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल सब्सिडी उसको मिलेगी 17%। कैसे? वो 200 करोड़ तो पहले कर चुका था, अब 300 और करेगा तो टोटल होगा 500। अब वो लार्ज से मेगा कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। मेगा के अंदर अपना एरिया कैटेगरी 1 के अंदर है 17% ऑफ EFCI, तो उसको 300 करोड़ पे 17% ऑफ EFCI सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट ये है, ये स्टेट अपग्रेड कर देगी इसको, जिसका अर्लियर सेट था ना 200 करोड़ का लार्ज, जिसको उसको 13% का मिल रहा था, वो अब बाद में 17% का हो जाएगा जब उसका पूरा इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ हो जाएगा। अब इसमें आप ये एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट समझे क्या? इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इस स्कीम में ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कि गवर्नमेंट आपको 3 ऑप्शंस दे रही है। पहला ऑप्शन तो है आपका इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे SGST का आपको रिइंबर्समेंट देगी गवर्नमेंट। जो आप स्टेट टैक्स आप पे करते हैं, ड्यू एंड डिपॉजिट कराते हैं। डिपॉजिट मतलब जो आप ITC के थ्रू पे नहीं करते, गवर्नमेंट को कैश में पे करते हैं, उसका गवर्नमेंट आपको वापस रिफंड कर देगी उतना 75% SGST। दूसरा है कि आपको कैपिटल सब्सिडी, कैपिटल मतलब जितना आप इन्वेस्ट करते हैं, एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसका आपको कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट देगी। वो है एरिया वाइज कि अगर आप नोटिफाइड कैटेगरी 1 में है, 2 में है, 3 में है, और आपका इन्वेस्टमेंट आप देखिए तो 50 से 300 है, 300 से 1000 से ऊपर है, तो उस बेसिस पे आपको वो फिक्स आपको इन्वेस्ट इंसेंटिव देगी 10 साल में जो आपको मिलेगा। तो आप कोई मुझे एक एग्जांपल में बताइए कि जैसे मान लो आपका ना इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ का, उस 100 करोड़ में आप एरिया उसमें फर्स्ट में फॉल कर गए। अब 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में आने के बाद आप किसी, अगर मान लो आपने ना प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया 40 करोड़, और आपने लैंड परचेज कर ली 40 करोड़ की, और आपने ना कोई बाकी अदर एक्सपेंसेस कर दिए 20 करोड़ के, तो आप बताइए मुझे कि इसमें डिसअलाउंस कितना होगा आपके बेनिफिट का? जैसे आप ये पढ़ो तो इसमें डिसअलाउंस कितना होगा आपके बेनिफिट का, या फिर अलाउंस कितना होगा ये बता दो। आपके 100 करोड़ का टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें 40 करोड़ का आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, जो आपकी न्यू प्लांट एंड मशीनरी था, कुछ भी ओल्ड नहीं था। आपने 40 करोड़ का लैंड खरीदा और आपने 20 करोड़ रुपए और चीजों में इन्वेस्ट किए, जिसका मान लो आपको बेनिफिट मिल रहा है, वो भी एलिजिबल है 20 करोड़ पूरे का पूरा, तो आपको अलाउंस कितना होगा बेनिफिट का? आप पढ़िए एक बार इसको। और कोई 16 भी नहीं होगा। और बताइए ऑनलाइन में पूर्वी पूरे 60 करोड़ का। हेलो पूर्वी आप बताइए कि क्या कितना बेनिफिट इसको अवेलेबल होगा? दोनों अमाउंट पूरा 60 करोड़ का। रितेश प्रतीक प्रतीक हेलो, रोहित मित्तल हेलो। में है केस ऐसा कि जैसे कि आप बताइए कि 100 पूरा मिलेगा कि 60 पूरा मिलेगा, बस इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना,
तो लैंड में अगर 30% से ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि लैंड में अगर आप 40 इन्वेस्ट कर रहे हो तो 30% से ऊपर हुआ 10 आपका इनएलिजिबल हो गया, तो आपको 90 करोड़ का पूरा आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर वो 90 वाले भी आप देखेंगे कि एनुअल सीलिंग लिमिट को क्रॉस कर रहा है क्या, तो 90 का आपको मिलेगा ना, ये आपको 10 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, तो आपके हर साल अमाउंट मिलेगा। और एनुअल सीलिंग आपकी देखें आप 50 है मिनिमम, एनुअल सीलिंग आपकी 50 हुई ना मिनिमम, तो कहीं भी एनुअल सीलिंग को क्रॉस नहीं कर रहा। और दूसरी चीज जो एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है कि भाई आपको 30% मिलेगा, तो उसमें आपने 10 का डिसअलाउंस कर दिया तो बचा आपको ऐसे 9 मिल जाएगा एनुअल। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो इसमें जैसे ये बता दिया पूरा कि आपको अगर एसजीएसटी का देखें तो एसजीएसटी में ये है कि आपने जैसे मैंने बताया कि आपको जितना आपने डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट केवल एसजीएसटी का वो आपको रिफंड मिलेगा। अब इसमें आप खुद सोचिए कि आपने एसजीएसटी कैसे किया, जो भी आउटपुट सेल अपना होता है तो आउटपुट में अपन एसजीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और अब यहाँ पे डिपॉजिट कराते हैं गवर्नमेंट, अपना कुछ भी रोल नहीं होता, पर गवर्नमेंट आपको ये बोल रही है कि आप जो एसजीएसटी कस्टमर से रिकवर करते हो और गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, तो गवर्नमेंट खुद का रेवेन्यू वेव ऑफ कर रही है और खुद के रेवेन्यू में से पोर्शन 75% पोर्शन आपको दे रही है। तो ये है पूरा। इसीलिए जहाँ पे आईजीएसटी चार्ज कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरे स्टेट में सेल्स हो रही है, उस केस में गवर्नमेंट रिइंबर्समेंट नहीं करती क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की किटी में कुछ आ नहीं रहा, वो आगे जाके कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो वो अलग बात है, बट डायरेक्टली नहीं आ रहा, इस वजह से वो आईजीएसटी का बेनिफिट रिइंबर्समेंट नहीं देते। अभी नेक्स्ट एरिया वाइज कैटेगराइज कर रखा है इसको। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा कि एरिया 1 में इतना इन्वेस्टमेंट किया, एरिया 2 में, तो जयपुर के अंदर ये इसकी एरिया 1 में बस्से आता है, चाकसू आता है, एरिया 2 में, एरिया 3 में, से राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको अलग अलग तरीके से बांट रखा है। नेक्स्ट इंसेंटिव आता है अपना टर्नओवर इंसेंटिव। इसमें भी यही है कि एंटरप्राइज क्या कर सकती है, अवेल कर सकती है इसको एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ नेट सेल टर्नओवर। अब ये नेट सेल टर्नओवर क्या होती है, इज अ एग्रीगेट ऑफ द जो भी रियलाइजेशन होती है फ्रॉम द सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बाय द एंटरप्राइज, तो इसका फिक्स परसेंटेज है वो अवेल कर सकती है। अब अपन इसको एग्जांपल की तरह समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एंटरप्राइज है कि इन्वेस्ट कर रही है 200 करोड़ इन द एरिया कैटेगरी 1, तो 200 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है मतलब वो लार्ज कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है, और एरिया कैटेगरी 1 है तो वो 1.2% ऑफ जो भी इसकी नेट सेल्स टर्नओवर है उतनी वो सब्सिडी ले सकती है, वो डिस्पर्स होगी फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। और अगर वो 300 करोड़ और इन्वेस्ट करती है उसके अलावा, तो वो अपने 500 करोड़ के स्लैब में आ जाएगी और तो वो फॉल कर जाएगी मेगा प्रोजेक्ट के अंदर। अब वो मेगा प्रोजेक्ट के अंदर फॉल करते ही उसको 1.4% ऑफ द नेट सेल टर्नओवर का उसकी इंसेंटिव मिलेगा, तो 300 इंटू 1.4% उसको एडिशनल और मिलेगा इंसेंटिव। इसमें भी यही है कि हर साल एनुअल सेलिंग लिमिट लग रखी है, जो कि है कि अगर 1 to 3 ईयर्स के अंदर एनुअली मैक्सिमम आपको 50 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा मैक्सिमम, और ईयर 4 to 7 की बात करें तो 65 करोड़ का, ईयर 8 to 10 to 80 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा मैक्सिमम इसके अंदर। नेक्स्ट, आपको ये समझ में आया कि इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया है? एग्जाम्पल में क्या था? में एग्जाम्पल में ये बता रखा है कि अगर आप मान लो अपन जैसे अडानी ग्रुप पे चल रहे हैं तो उनकी बात करते हैं कि उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई, अब वो फैक्ट्री में उन्होंने शुरू में 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट तो उसको आप देख रहे हैं कि है ना, अगर वो नोटिफाइड एरिया कैटेगरी 1 में है तो उसको 1.2% जो उसने नेट सेल्स टर्नओवर किया उसको रिइंबर्समेंट मिल जाएगा, मतलब वापस मिल जाएगा। नेट सेल्स टर्नओवर आपको जैसे नेट सेल्स टर्नओवर में होता है कि जो आपको ना मेन बिजनेस ऑपरेशन से आपको मिलता है, इसमें आपका अगर कोई बैंक से इंटरेस्ट आता है वो सब आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसको आपको रिइंबर्समेंट कुछ नहीं मिलेगा 1.2%। दूसरी चीज, अगर आपकी कोई मान लो इंडस्ट्री में कोई स्पेसिफिक, अगर आपकी होटल इंडस्ट्री है तो होटल इंडस्ट्री में आपकी कोई परचेज सेल का काम होता है, परचेज सेल जिसके लिए आप मतलब आपका मेन ऑपरेशन क्या है होटल में, आप रूम दे सकते हो, रेंट पे खाना खिला सकते हो, और कोई वेडिंग वगैरह हो तो उसका आपको मेन जो होटल ऑपरेशन ही होता है। इसके अलावा अगर और कोई सेक्टर में मिलता है आपको परचेज, आप कुछ खरीदते बेचते हो तो उसका आपको नहीं मिलेगा, ये उस पर आपको ना तो कोई एसजीएसटी का रिइंबर्समेंट मिलेगा, ना आपको कोई टर्नओवर पे इंसेंटिव मिलेगा, और ना कोई कैपिटल सब्सिडी तो मिलेगी भी नहीं। तो ये ऐसा है कि आपको केवल है ना एलिजिबल टर्नओवर का मिलेगा, नेट सेल्स टर्नओवर का।
अब ऐसा अपन एग्जाम्पल में थी कि अपन ने अडानी 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया एक यूनिट पे, तो उसको अपन देखा कि 1.2 करोड़ उसको मिल जाएगा, 1.2% मिल जाएगा। लेकिन बाद में मान लो उसने 300 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अगर वो 300 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करता है तो आप बताइए वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा फिर? मेगा में। तो केस ये है कि उसने जो अल्टीमेटली 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया उसको मान लो 1.2% ऑलरेडी मिल चुका, अब वो 300 का और कर रहा है तो 300 पे उसको मिलेगा 1.4%। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि फिर वो 200 किया तो ऐसे तो क्या हर साल ये रहता है, हर महीने उसको मिलेगा ना ये 1.2% 1.4% सेल्स का। तो उसने क्या किया, पहले साल तो 200 डाला था एक लिमिट में, एक बार में 200 डाला, फिर 300 और डाला, तो 300 पे उसको 1.4% मिला हर साल। और ये मिलेगा इंसेंटिव कितने साल तक? 10 साल तक। तो फिर क्या हुआ कि दूसरे साल उसने और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, तो जो पहले 300 था, पहले 200 था, अब 300 हुआ, तो अब जो आगे उसको सेल करेगा ना 9 साल तक, तो पूरे 500 भी उसको है ना, 500 पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब वो 500 से जो भी उसको सेल होगी ना उसको 1.4% मिलेगा। तो जो पहले 200 किया था ना वो भी अपग्रेड हो जाएगा और बड़ी वाली ऊपर वाली लिमिट पे आ जाएगा। तो ये केस हाँ गवर्नमेंट में। तो ये जैसे मैंने बताया ना कि आपको ये ऑप्शनल रहता है, या तो आप है ना एचडीएफसी जो रिइंबर्समेंट लेना चाहते हो वो ले लो, या आप जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो उसका आप ले लो। तो आप जैसे जो भी मिलता है आपको 10%, 12%, 13%, 17 या फिर 33 जो भी मिलेगा आपको वो ले लो, या फिर आपको है ना सेल्स वाले पे ले लो। तो ये अभी तक जो लास्ट ईयर तक जो अभी जो लास्ट स्कीम चल रही थी 2022 से पहले तक की जो स्कीम चल रही थी उसमें टर्नओवर लिंक इंसेंटिव कोई भी नहीं था। So this is the new addition which government has made in this 2022 scheme. So now you have option either to opt for a turnover link incentive or capital incentive or the third one GST incentive, investment incentive. तो मतलब अब अपन को क्या होगा कि कोई भी मान लो किसी को एडवाइस करना है तो अपन बनाएंगे कि तीनों की कंपैरिजन बनाएंगे कि कितना कितना बेनिफिट मिलेगा, एस्टिमेटेड सेल्स लेंगे, एस्टिमेटेड अपन उसका वो लेंगे अपन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, और सेल्स के बेसिस पे अपन जीएसटी निकालेंगे। तो उस पे देख लेंगे कि कौन सा अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो वो अपन उसको सजेस्ट करेंगे। इसका रूल अब ये अपना खत्म हुआ कि असेट क्रिएशन इंसेंटिव। नेक्स्ट आता है अपना स्पेशल इंसेंटिव। इसके अंदर पहला है एम्प्लॉयमेंट बूस्टर। अब फॉर एग्जांपल जो अपन ने पढ़ा था असेट क्रिएशन सब्सिडी के अंदर, इसमें 3 तरह के आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट आ रहा था, कैपिटल आ रहा था और टर्नओवर आ रहा था। फॉर एग्जांपल अपन ने इसमें कोई भी चूज कर लिया, तो एम्प्लॉयमेंट बूस्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल अपन ने टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव चूज किया, इसमें अपने को मिल रहा था 1.4%। तो एम्प्लॉयमेंट बूस्टर पे 1.4% का एडिशनल और मिल जाता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बूस्टर क्या कहता है कि एंटरप्राइज जो भी प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट shall be eligible for additional employment generated. ये जो बूस्टर है अपना अप्लाई होगा ओवर एंड अबव द चूजन इंसेंटिव इन द स्टैंडर्ड पैकेज अमंग द कैपिटल सब्सिडी, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव और द इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। फिर तुम कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल इसको अगर बताओ ना कि ऑनलाइन वाले की आवाज नहीं आ पा रही तो उसके लिए इसको अगर अपन को एग्जांपल से समझे, जैसे कि इसके अंदर दिखा रखा है कि अगर एंटरप्राइज इन्वेस्ट करती है 500 करोड़ एंड जनरेट 300 जॉब इन द एरिया कैटेगरी 3 एंड chooses the turnover link incentive in the standard package, then it will be eligible for 1.8% TLI for the 10 years. अगर वो 500 करोड़ इन्वेस्ट करेगी तो वो मेगा कैटेगरी में फॉल करेगी और उसका एरिया कैटेगरी 3 दिखा रहा है इसमें 1.85% ऑफ नेट सेल्स। बट एम्प्लॉयमेंट बूस्टर क्या कहता है कि इसके अंदर मिनिमम क्राइटेरिया है 250 एम्प्लॉयज का, बट इसके अंदर ये जनरेट कर रही है 300 एम्प्लॉयज। तो अगर आप 1.5 या 2 टाइम्स तक अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट बूस्टर मिलता है 10%। और अगर आप आपकी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है उसका 2 टाइम्स से लेकर 2.5 टाइम्स तक अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो तो आपको बूस्टर मिलता है इसका 12.5%। और अगर 2.5 टाइम्स से एक्सीड होता है वो तो 15% आपको बूस्टर मिलता है। जैसे कि एग्जांपल ने दिखा रखा है कि 300 इसने एम्प्लॉय जनरेट कर रखे हैं और उसकी मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 250 है, तो इसको अपने को बूस्टर मिल जाएगा 10% का, क्योंकि वो स्लैब 1 के अंदर
आ रहा है तो उसको 10% बूस्टर मिल जाएगा। तो पहले उसको मिल रहा था 1.85% की सब्सिडी, प्लस 10% मिलके इसको टोटल मिलेगा 2.035% सब्सिडी मिलेगी। तो ये अपना एम्प्लॉयमेंट बूस्टर का होता है। नेक्स्ट आता है अपना आपको ये एम्प्लॉयमेंट बूस्टर आया समझ में? बताइए। तो इसमें यही बता रखा है कि जैसे ये जो थ्रेशोल्ड ऊपर बता रखी है ना अपने को लिमिट्स में, कि आपको इतना तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो इस एम्प्लॉयमेंट की जैसे 100 की एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है, 250 की है, 750 की है, तो इससे आप 1.5 टाइम्स तक करते हैं तब आपको कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर करते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो उस बेस पे आपको ये मिलेगा कि आपको जो नॉर्मल सब्सिडी मिल रही है ना, जैसे आपको SGST के केस में 75% मिल रहा है और सेल्स के केस में 1.2% मिल रहा है, और जो आप है ना दूसरी तरफ कैपिटल टर्नओवर मतलब 13% ऑफ EFCA का मिल रहा है, तो उस पर आपको 10% और मिल जाएगा। ये आपके लिए एडिशनल बूस्टर इंसेंटिव है। हाँ, ये तीनों केसेस में एप्लीकेबल है। जो भी आप एसेट क्रिएशन ऑप्शन चूज करते हो ना, उस पे सभी पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट अपना आता है ग्रीन इंसेंटिव टू प्रमोट द सस्टेनेबल इंडस्ट्री डेवलपमेंट अलोंग विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये इंट्रोड्यूस करा है डिप्स 2022 के अंदर। इसके अंदर क्या आता है कि ग्रीन इंसेंटिव थीम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने अलग अलग इंसेंटिव्स ऑफर करे हैं। अगर पहली बात करें एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की, इसके अंदर अपने आते हैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स आ गए, कॉमन बॉयलर प्रोजेक्ट्स आ गए, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आ गए। तो अगर ये सब अपन करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव निकाला है कि आपको वन टाइम कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, जो कि होगी अप टू 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 10 करोड़ रुपीज पर प्रोजेक्ट। सेकंड अगर बात करते हैं अगर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, अगर कोई भी ग्रीन इंसेंटिव स्कीम है, अब ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज क्या है, एक तरह का प्लांट है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी अपने लिक्विड बेस्ड होता है, जो केमिकल्स अपने फैक्ट्री से निकलते हैं, तो या तो वो पूरे एब्जॉर्ब हो जाए या फिर अपन उसको पूरे यूज कर ले, मतलब इवेपोरेट हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये अपना प्लांट होता है। अगर ऐसा कोई प्लांट लगाता है तो एंटरप्राइज को इंसेंटिव मिलते हैं। वो क्या है, उसको अप टू 50% ऑफ कैपिटल सब्सिडी मिलती है ऑन द कॉस्ट ऑफ, जो भी उसने प्लांट लगाने में जो भी इक्विपमेंट उसने लगाए उसकी कॉस्ट लगी है, उसका 50% उसको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, जो कि होगा अप टू 1 करोड़ रुपीज की मैक्सिमम लिमिट है। थर्ड, अगर कोई भी मान लो कंपनी प्लांट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के लिए, तो उसको भी वन टाइम कैपिटल सब्सिडी मिलती है अप टू 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, उसकी मैक्सिमम लिमिट है 1 करोड़ रुपीज। सिमिलरली अपने वाटर मेजर्स के लिए प्लांट लगाता है तो 50% कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट ये इसको सब्सिडी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख। कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए भी मिलती है 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन मिलती है फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। अगर अपन बात करें एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स की, तो अप टू 15% कंसेंट फी वेवर हो जाता है फॉर द इंडस्ट्रीज, क्योंकि कवर्ड है अंडर द राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम। तो ये अपना ग्रीन इंसेंटिव के अंदर सब्सिडीज ऑफर कर रखी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट अपना आता है क्लस्टर। क्लस्टर इंसेंटिव में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एंटरप्राइजेस जो है वो एक साथ आके इन्वेस्टमेंट करती है विद इन द रेंज ऑफ जो भी 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर है, वो सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं एक साथ, और वो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द स्टैंडर्ड पैकेज सब्सिडी के। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 एंटरप्राइज आ गई, उन सब ने मिला के इन्वेस्टमेंट किया 900 करोड़ का, तो 900 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, तो वो अपने मेगा प्रोजेक्ट कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, और उन पांचों को वो पांचों एप्लीकेबल हो जाएगी फॉर द स्टैंडर्ड पैकेज सब्सिडी, जो अपन ने पढ़ा था कैपिटल सब्सिडी, SGST रिमर्सन वाला, और जो टर्नओवर इंसेंटिव है, तो वो इन सब के लिए एलिजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट अपना आता है फ्रेट सब्सिडी। फ्रेट सब्सिडी में क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट इन द स्टेट, गवर्नमेंट ने आपको ऑफर्स दिए, सब्सिडी दिए हैं अगेंस्ट द एक्सपेंसेस जो कि अपन ने लगते हैं फ्रेट चार्जेस के अंदर, फॉर सेंडिंग ऑफ द गुड्स थ्रू द स्टेट आइलैंड कंटेनर डिपोट्स। इसमें अपने को सब्सिडी कितने की मिलती है कि एंटरप्राइज अवेल कर सकती है 10,000 की सब्सिडी पर 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट, और 25% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस जो कि अपने फ्रेट में लगे विच एवर इज लोअर, और इसमें मैक्सिमम लिमिट है अपनी 20 लाख की पर एक्सपोर्टिंग यूनिट पर एनम। नेक्स्ट इंसेंटिव की बात करें ट्रेनिंग एंड स्किलिंग की है, कि अगर कोई भी कंपनी है जो कि ट्रेनिंग दे रही है वर्कर्स को, तो वो सब्सिडी ले सकती है 4,000 रुपीज पर वर्कर पर मंथ फॉर 6 मंथ, बट ट्रेनिंग अपने को राजस्थान के अंदर डिलीवर करनी है। तो ये अपनी सारी स्पेशल इंसेंटिव खत्म होते हैं। नेक्स्ट अपने एग्जाम्पशंस आती है, जो कि वो पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड पैकेज का। तो इसके अंदर क्या क्या आता है अपना, 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फ्री होती है, एग्जाम होती है मतलब 7 ईयर्स तक। देन एग्जाम्पशन मिलती है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ 100% लैंड टैक्स, ये भी 7 ईयर्स तक मिलती है।
एग्जेम्पशन मिलती है अपने को पेमेंट ऑफ 100% ऑफ मार्केट फी, जो कि मंडी फी होती है फॉर ये भी 7 ईयर्स तक मिलती है। 100% स्टैम्प ड्यूटी बेनिफिट मिलता है, 100% कन्वर्जन चार्जेस के अपने को एग्जेम्पशंस मिलते हैं। तो ये 3 तरीके के अपन ने इंसेंटिव्स पढ़े, जो कि एग्जेम्पशन हो गया, स्पेशल इंसेंटिव्स हो गए और असेट क्रिएशन इंसेंटिव हो गए, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग थर्ड सेक्टर भी निकाला है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि कुछ कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स है जिनको अपन आइडेंटिफाई करते हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग थर्ड सेक्टर। अब इनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एडिशनल इंसेंटिव दिए हैं। ये अपने बहुत मेजर सेक्टर्स होते हैं विद सिग्निफिकेंट मार्केट साइज एंड हाई जॉब क्रिएशन पोटेंशियल होता है। और ये सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? अपना पहला हो गया एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग, डेयरी हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, अपीयरेंस हो गया, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरीज एक्सेट्रा। तो इन सारे सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने एडिशनल इंसेंटिव क्या दिए है कि जो भी आप अपने चूज, जैसे अपने असेट क्रिएशन इंसेंटिव पढ़ा, उसमें अपन ने फॉर एग्जांपल कैपिटल सब्सिडी चूज कर ली, उसमें आपको फॉर एग्जांपल 13% सब्सिडी मिल रही है। तो 13% के इसका टॉपअप मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल 13% का एडिशनल और 10% मिल जाएगा। 13% का 10% 1.3%, तो 14.3% आपको एडिशनल सब्सिडी मिल जाएगी। इसका अपन इलस्ट्रेशन से इसको समझें तो एन इन्वेस्टर कैन ऑप्ट फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रस्ट बूस्टर ऑन द टॉप ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी चूजन इन द फॉलोइंग पेज। फॉर एग्जांपल आपको SC/ST के अंदर 75% सब्सिडी मिल रही थी, तो ये 10% इंक्रीज होकर 82.5% हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको 10% हायर PLI हो जाएगा ओवर द बेस इंसेंटिव और 10% हायर कैपिटल सब्सिडी मिल जाएगी ओवर द बेस इंसेंटिव। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ इंसेंटिव कितना मिल सकता है अपने को। तो जो भी सारा टोटल इंसेंटिव अपने को मिला प्लस जो भी अपने को बूस्टर भी मिले इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, तो ये सारा मिला के it does not exceed the 100% of state tax due and deposited for other 7 years। तो मैक्सिमम आपको 100% तक ही मिल सकता है, इससे ऊपर इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ये था अपना इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का। और अगर अपन बात करें इन द केस ऑफ कैपिटल सब्सिडी और टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव, इसमें जो टोटल वैल्यू ऑफ इंसेंटिव्स और बूस्टर है वो 100% ऑफ PFCI से ज्यादा नहीं हो सकता। ये अपना मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ इंसेंटिव। तो इसमें जैसे अपन ने देखा कि नॉर्मल जो अपने को बेनिफिट थे, उसके अलावा एक क्लस्टर इंसेंटिव है, फ्रेट सब्सिडी जो आपको मिल रही है, और आप अपने अगर एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग भी देते हैं तो उस पर भी गवर्नमेंट आपको रिइंबर्स कर रही है। तो ये नॉर्मल थे आपके लिए बेनिफिट्स। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो आप पे करते हैं, मंडी फीस वगैरह पे करते हैं, इस पे है। साथ साथ गवर्नमेंट चाह रही है कि कुछ कुछ स्पेसिफिक फोकस एरियाज है गवर्नमेंट की, उनको गवर्नमेंट थ्रस्ट सेक्टर का नाम दे रही है कि थ्रस्ट मीन्स जिसको भाई फोकस एरियाज है, जिसको जरूरत है कि आप इन्वेस्टमेंट उस पर करो। तो उस पे गवर्नमेंट ये एरियाज नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने। इस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट गवर्नमेंट दीजिए 10% का। जैसे कि अपन ने पहले देखा, मतलब टोटल 10% का एडिशनल इस पे इंसेंटिव दे रही है, लेकिन लिमिट क्या है कि मैक्सिमम आपको जो इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, जितना आप SGST पे करोगे उससे आपको ज्यादा रिइंबर्समेंट कहीं नहीं होगा। जितना आप कस्टमर से कलेक्ट करके पे करते हो ना कैश में, पूरा आपको रिइंबर्स हो सकता है मैक्सिमम। तो जैसे आपने देखा कि 75% तो फर्स्ट वाले में मिल रहा है, 10% आपको बूस्टर मिल रहा है, और उसके बाद उसी पे मतलब 75 पे 10% आपको इसमें भी मिल सकता है। और कोई स्कीम्स में अगर आप बेनिफिट लो तो मिला मिलूगे आपके 100% तक मैक्सिमम आप इसका पूरे का पूरा रिफंड ले सकते हो। इसके बाद इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। ये जैसे ऑलरेडी जो ऑन रोल क्लाइंट है, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उसका एग्जांपल है। उसमें ये बता रखा है ऑर्डर में कि इसने क्या किया था कि पहले क्या होता है, स्टैंडर्ड पैकेज होता है। एक तो स्टैंडर्ड पैकेज होता है, स्टैंडर्ड पैकेज का मतलब होता है जो अपन ये ऑप्शंस पढ़े ना अपन ने 3 ऑप्शंस, इसको बोलते हैं कि स्टैंडर्ड है ये। अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हो, इतना सेल करते हो, इतना आप अगर कैपिटल वो SGST का रिइंबर्समेंट आपको मतलब स्टैंडर्ड है, पूरा फिक्स है। उसके साथ साथ अगर ऐसी लिमिट है इस पॉलिसी में कि अगर आप 500 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो स्टैंडर्ड के साथ साथ आप स्टैंडर्ड के अलावा कस्टमाइज पैकेज में जा सकते हो। आप खुद गवर्नमेंट के साथ बैठ के नेगोशिएशन कर सकते हो कि मुझे इसमें इतना बेनिफिट इस सेक्टर में चाहिए, मतलब इस ऑप्शन में इतना चाहिए, इस ऑप्शन में इतना चाहिए, तो वो बता रखा है। तो ये एग्जांपल है कि इसमें ऑलरेडी ऑन रोल एक मान लो कंपनी है, इसने बेनिफिट ले गया स्टैंडर्ड पैकेज के अलावा, एक कस्टमाइज पैकेज साइन कर रखा है गवर्नमेंट के साथ 2000। ये कब किया था? 23/5/2022। अब ये नई रिप्स 2022 तभी आई नहीं थी, तो इसने 2019 में एप्लीकेबल स्कीम्स पे इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। इसमें आप पढ़ेंगे अगर, तो इसमें लिमिट बता रखी है कि इस पैकेज में बता रखा है कि एंटरप्राइज अपनी पैकेज इंक्लूडिंग कंडीशंस जो स्कीम बताएगी वो करेगी, एक्सपांशन कर रही है। तो एक्सपांशन में मैंने क्या बताया था लिमिट? 25% ऑफ
एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का 25% या कैपेसिटी का 20%। और तो इसमें लिमिट बता दी गवर्नमेंट ने कस्टमाइज पैकेज में कि आप क्या करो कि आप ना एक्सपांशन कर रहे हो, ठीक है, उस एक्सपांशन में मिनिमम आप 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करो और 704 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दोगे, जिसमें 204 को डायरेक्ट और 500 को इनडायरेक्ट आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद इसमें गवर्नमेंट ने पहली वाली स्कीम्स में 2019 में बेनिफिट इसको दे रखा है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है उस पर 10% की सब्सिडी, एग्जम्पशन बता दिया कि उसको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का, लैंड टैक्स का और अदर बेनिफिट जो भी मिलने हैं उसको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी अवेल कैसे करेगा, अवेल करने का प्रोसेस बता रखा है कि आपको जहां जहां स्कीम्स में फॉर्म सही इसमें अलग अलग, उसमें जैसे जैसे आप इस स्कीम का रेफरेंस दे दोगे ना, तो वो रेफरेंस देने के बाद आपको उसमें एलिजिबल कर देगा। तो ऐसे इसके लिए आप अप्लाई करते हो, इसमें पूरा बता दिया और ये अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ने साइन करके और ये पूरा साइन हो गया। लेकिन अपन इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि पर्टिकुलर अगर यही कंपनी 2019 की जगह 2022 में आती है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे। अब अपन ने कंडीशन देखी थी कि भाई इसने क्या किया, एलिजिबल तो है ये लेकिन ऑलरेडी ऑन रोल्ड है 2019 में, तभी 2022 में कब आ सकती है उसके लिए कंडीशन पड़ी थी अपन ने, एलिजिबल है। तो इसका केस ऐसा है कि मान लो ये एक इंडस्ट्री है, अभी ये ऑलरेडी ऑन रोल तो है पर इसने अभी तक कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया अपना, तो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया तो बताया था कि एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज जिसने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है वो इस स्कीम में आने के लिए एलिजिबल है। तो अपन ये फिर समरी दे रहे हैं कि भाई कितना पुराने में मिल रहा था कितने नए में मिल रहा है उसका कंपेरिजन। तो अगर अपन बात करें कि रिप्स 2019 के अकॉर्डिंग इसको कितनी सब्सिडी मिलती है, तो पहले इसको कैपिटल सब्सिडी मिल रही है 10% ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इन द लिeu ऑफ इन्वेस्टिंग सब्सिडी। अगर मान लो इसने खर्चा किया है 200 करोड़ का तो उसका 10% अपना आएगा 20 करोड़ की सब्सिडी मिल जाएगी जो कि होगी अपनी कैपिटल सब्सिडी। 2019 में एम्प्लॉयमेंट बूस्टर आपकी कोई सब्सिडी नहीं थी तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा इसको। जो मैन्युफैक्चरिंग थर्ड सेक्टर है उसके इसमें इसकी इंटरेस्ट सब्सिडी थी, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें इन्वेस्टमेंट किया है 20 करोड़ का तो उसको 5% इसकी इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी जो कि आएगी 1 करोड़ रुपए, प्लस उसको एग्जेम्पशन मिलेगी 2019 के अंडर है सारा जो कि कितनी है 100% एग्जेम्पशन मिलेगी इसको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की 10 ईयर्स तक और 100% एग्जेम्पशन मिलेगी इसको लैंड टैक्स की 10 ईयर्स तक। तो अगर मान लो खर्चा किया है 10 करोड़ का तो 100% सब्सिडी मिल जाएगी जो कि होगी 10 करोड़। सिमिलरली अगर कोई अदर बेनिफिट्स है उसके लिए खर्चा किया है फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ का खर्चा किया तो ये पूरा का पूरा अपने को सब्सिडी मिल जाएगी। तो टोटल अपने को अमाउंट ऑफ सब्सिडी आती है इसके अंदर 36 करोड़। ये हो गया अपना रिप्स 2019 के अंदर क्या है। बट अगर बात करें कि ये 2022 के अंदर आता है तब कितनी सब्सिडी इसको मिलेगी, तो उसको कैपिटल सब्सिडी तो मिल ही रही है 10%, नहीं सॉरी 10% इसको 19 में मिल रही थी, अब इसको 13% मिल रही है क्योंकि ये एरिया कैटेगरी 1 में अगर अपन इसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो 13% कितना आएगा 26%, तो 6 करोड़ तो उसका यहाँ इंक्रीज हो गया। और अगर अपन बात करें एम्प्लॉयमेंट बूस्टर का, ये अपना 22 के अंडर ही आया है तो इसको अगर 15% एम्प्लॉयमेंट बूस्टर मिल रहा है तो उसको एडिशनल सब्सिडी कितनी मिलेगी इसकी, वो इसको इसलिए मिल रहा है क्योंकि अपन ने लिमिट देखी थी ना, लिमिट में बोलता है कि आपकी मिनिमम जिस इन्वेस्टमेंट है इसका, तो इन्वेस्टमेंट इसका 250 करोड़ का कमिटमेंट है तो 250 करोड़ 250 करोड़ आया सेकंड वाले स्लैब में। और सेकंड वाले स्लैब में हम बात करें तो मिनिमम थ्रेशोल्ड थी कि आपको 250 को एम्प्लॉयमेंट देनी है 250 सेकंड में। मान लो फर्स्ट वाले में आया तो फर्स्ट वाले में आया। अब फर्स्ट वाले में आया अगर ये तो इस पे ऐसा था कि फर्स्ट वाले में अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हो ना तो आप 1.5 गुना से ज्यादा देते हो, तो 1.5 गुना फर्स्ट वाले में लिमिट थी 100 लोगों की, 1.5 गुना से ज्यादा देते हो तो आपको स्पेसिफिकली 10% और 1.5 से और फिर 2 से 2.5 तक अगर आप देते हो तो आपको 12 या 13% है, और फिर उसके ऊपर देते हो ना 2.5 से भी ऊपर तब आपको मिलेगी 15%। तो ये 2.5 से भी ऊपर दे रहा है क्योंकि आप देखेंगे तो 700 कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इसलिए इसको 15% है। तो उसमें इनडायरेक्ट डिफाइन नहीं किया गया, नहीं इनडायरेक्ट कहीं पे भी डिफाइन नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। और जैसे कि अपन ने देखा ना इसमें भी एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों इंक्लूड था ऑर्डर में भी कस्टमाइज पैकेज में, तो इस पॉलिसी में कहीं पे भी ये नहीं लिख रखा कि आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। नहीं बट ये कैच है इसके अंदर में, ये डायरेक्ट को ही कंसीडर करते हैं क्योंकि ऑन रोल जो होता है वो डायरेक्ट ही आता है, तो इट इज अगेन अ इशू ऑफ डिबेट। इशू ऑफ डिबेट। अब नेक्स्ट बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग थर्ड सेक्टर, अब 19 के अंदर 5% इंटरेस्ट सब्सिडी तो मिली भी थी जो कि अपना आ रहा था 1 करोड़ रुपए, बट इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि थर्ड सेक्टर को एडिशनल 10% और मिलती है 2022 के अंदर, तो जो उसने कैपिटल सब्सिडी करी थी 26 करोड़ की उसका 10% और मिल जाएगा 2.6 करोड़। तो इन दोनों में से हायर कौन सा है 2.6, तो अपने को 2.6 करोड़ एडिशनल इसमें सब्सिडी मिल जाएगी।
नेक्स्ट जो एग्जामिशन है वो अपनी सेम है एज 2019, पूरी अपने को 10 करोड़ की मिल जाएगी। सिमिलरली अदर बेनिफिट्स भी अपने को पूरी मिल जाएंगी। तो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सिडी आता है 47.5 करोड़। ये अपने 22 के अंदर मिल रही है और 19 में अपने को पहले मिल रही थी 36 करोड़। तो ये कंपैरिजन है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो रिप 2022 है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज को एडिशनल बेनिफिट दे रही है। इसमें आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जो ये एग्जांपल ले रहे हैं, इसके अंदर में कुछ कैचेस भी हैं। वो ये कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने पहले वाली स्कीम, अगर पहले वाले एग्जांपल में हम देखें तो वहाँ पे हम कोई भी SGST का बेनिफिट नहीं लिया हुआ इस कंपनी ने। तो SGST का बेनिफिट क्यों नहीं लिया हुआ, तो उसका भी जो मैंने पहले बताया था, जैसे रीजन है कि इन्होंने जब वर्किंग करी तो इनको, इस कंपनी ने जब वर्किंग करी तो उसको मिला कि यहाँ पे जो उसकी इंटरेस्ट जो राजस्थान के अंदर में जो इंटरस्टेट सेल्स रहेगी वो कम रहेगी और IGST वाली सेल्स जो है वो ज्यादा रहेगी। तो जब गवर्नमेंट से नेगोशिएशन हुआ तो उन्होंने बोला कि हम जितनी भी SGST का बेनिफिट है वो हम फोरगो कर देंगे, आप हमारे को कैपिटल सब्सिडी दे दो। तो गवर्नमेंट ने, क्योंकि पहले वाले स्कीम के अंदर में ये चीज नहीं थी कि कैपिटल सब्सिडी की तो बात ही नहीं हो रही थी, बट क्योंकि ये कस्टमाइज पैकेज था, हम देखेंगे यहाँ पे जो न्यू स्कीम है दैट हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ कस्टमाइज पैकेज फ्रॉम 100 करोड़ टू 500 करोड़। तो पहले 100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट भी कस्टमाइज पैकेज के अंदर में फॉल कर जाता था। कस्टमाइज पैकेज के अंदर में अगर कोई यूनिट आ रही है तो कोई इंसेंटिव मिल रहे हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट से नेगोशिएशन भी होता था कि आप हमारे को ये नहीं दे के ये बेनिफिट दे दो। तो क्योंकि गवर्नमेंट को इंडस्ट्री लगानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है उस पर्टिकुलर सिटी की, उस पर्टिकुलर स्टेट की, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, जो कि अपन ने देखा था मेन थ्रस्ट है गवर्नमेंट के। मेन फोकस की एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। तो उस वजह से गवर्नमेंट एक जगह पे नहीं होके दूसरी सब्सिडी दी। तो यहाँ पे उन्होंने कैपिटल सब्सिडी दी 10% की, और SGST का बेनिफिट कंपनी ने फोरगो कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारे को देखने को मिल रहा है कि जो पहले सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी की बात पुरानी स्कीम में नहीं थी, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने इस तरह की सब्सिडी दी। अब उन्होंने, क्योंकि इस तरह के एग्जांपल्स उनके पास में आए कई, तो उन्होंने ये ऑप्शन ही डाल दिया स्कीम के अंदर में कि यू कैन चूज इधर कैपिटल सब्सिडी और टर्नओवर लिंक इंसेंटिव और इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, दैट इज SGST। और इसमें अपन ये भी देख सकते हैं कि जो एनुअल सीलिंग लिमिट थी वो 50 करोड़ की थी, अब वो भी अपनी क्रॉस नहीं कर रही है। इसके अंदर 47.5 करोड़ ही आ रहा है। ये तो टोटल है। तो नेक्स्ट आती है अपनी सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री भी सेम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। अब हम देखेंगे इसमें भी वापस वही 3 इंसेंटिव आ रहे हैं, असेट क्रिएशन, स्पेशल इंसेंटिव और एग्जेम्पशंस। इसमें ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। बेसिक एलिजिबिलिटी में क्या बोल रहा है कि अगर आपको लार्ज कैटेगरी में फॉल करना है तो आपको मिनिमम 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो मतलब 50 करोड़ से 100 करोड़ तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लार्ज कैटेगरी में फॉल करोगे। सेकंड आता है कि 100 करोड़ से 250 करोड़ तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप मेगा में फॉल करोगे, और अबव 250 करते हो तो आप अल्ट्रा मेगा में फॉल करोगे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी तो वो कौन से कैटेगरी में फॉल होगी? तो मैंने बोला कि अल्ट्रा मेगा में 250 और अबव 250 करेंगे तो अपन अल्ट्रा मेगा में फॉल करेंगे। इसके एक ऑल्टरनेटिव है, जैसे अगर आपने इन्वेस्टमेंट अगर आप इतनी नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी आपका है कि आपको ट्विन कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। एक तो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, प्लस आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, पर वो इतनी नहीं रहेगी जितनी इसमें है। मिनिमम फर्स्ट कंडीशन में है कि आपको 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, प्लस 50 करोड़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है। सेकेंड आता है कि 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है और मिनिमम 75 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। थर्ड आता है अल्ट्रा मेगा में 4000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है और मिनिमम 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके बाद में ये समरी आती है, असेट क्रिएशन इंसेंटिव, स्पेशल इंसेंटिव और एग्जेम्पशन में। असेट क्रिएशन में 3 आती है, इसमें से अपन को किसी एक को चूज करना होता है। एक आती है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, फिर आती है कैपिटल सब्सिडी, फिर टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव। स्पेशल इंसेंटिव में आता है एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, ट्रेनिंग एंड स्किलिंग इंसेंटिव और एग्जेम्पशंस हैं, अपन आगे पढ़ेंगे ये सब। सबसे पहले आता है असेट क्रिएशन। इसमें आता है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी,
जो आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग में देखा था सेम वैसा ही है, आपको 75% ऑफ स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपॉजिटेड रिम्बर्स होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन जब से शुरू हो रहा है तब से 7 सालों तक आपको उसका रिम्बर्समेंट मिलेगा, ठीक है। और इसकी सीलिंग दी हुई है कि आपको 1 to 3 years में आपको 10 करोड़ तक का रिम्बर्समेंट होगा और 4 to 7 years में आपको 15 करोड़ का रिम्बर्समेंट होगा। सेकेंड आता है कैपिटल सब्सिडी, सेम मैन्युफैक्चरिंग जैसा है। फिक्स परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन एलिजिबल फिक्स असेट्स जो अपन ने उसमें पढ़ा था वो भी आपको, अब इसमें आपने देखा कि ये कितने सालों तक हो रहा है, 7 सालों तक हो रहा है, और ये कितने तक हो रहा है, 10 years तक। तो इसमें ये डिफरेंस है कि आपको फिक्स परसेंटेज मिलेगा फॉर 10 years इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो इसमें क्या हुआ है कि अपनी जो राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उन सबको एरिया वाइज डिवाइड करा है जो अपन ने मैन्युफैक्चरिंग में देखा था, ठीक है। तो अपन ने जैसे मान लो जयपुर है, जैसे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में डिस्कस करा था कि जयपुर के अंदर जो गांव आते हैं, जो स्टेट जयपुर के अंदर जो मतलब एरियाज आते हैं, उनको जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एरियाज आते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। वैसे ही सारे डिस्ट्रिक्ट्स को 3 एरियाज में डिवाइड करा है ताकि अपन बाइफर्केशन कर सके किस तरह से आपको रिम्बर्समेंट मिल रही है। तो ये इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपको आपने 50 करोड़ से 100 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करी है या 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट करी है प्लस 50 करोड़ तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करी, तो 10%, 12%, 14% ऑफ एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो अपन ने उसमें देखा था। सर्विस सेक्टर में क्या होगा, सर्विस सेक्टर में फिक्स इन्वेस्टमेंट की ये आपको है कि मतलब आपने मान लो कोई कंप्यूटर खरीदा है अपने ऑफिस के लिए, मान लो कोई हॉस्पिटल है तो उसने एयर कंडीशनर खरीदा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा है, या मान लो फर्नीचर खरीदा, इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, तो वो सब आपके एलिजिबल फिक्स इन्वेस्टमेंट होंगे, ठीक है। तो उसका आपको फिक्स परसेंटेज मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस, जिसे साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड करता है। अगर मान लो उन्होंने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा तो आपको पहले ये देखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है। सबसे पहली क्राइटेरिया क्या होती है, कितना इन्वेस्टमेंट करा है। तो मान लो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है, उसके बाद में आप देखोगे कि वो जो हॉस्पिटल वो स्टैब्लिश करा है वो कौन से एरिया कैटेगरी में फॉल करता है। अगर वो एरिया कैटेगरी 1 में फॉल कर रहा है तो आपका 12% ऑफ जो इन्वेस्टमेंट करिए उसका आपको डिसबर्समेंट होगा। सेकंड में आता है तो 14% होगा, थर्ड में आता है तो 16%, ठीक है। उसके बाद में ये दिया हुआ है कि मतलब किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट, आपको डिस्बर्समेंट होगा 1 to 3 years में 10 करोड़ तक होगा, 4 to 7 years में 15 करोड़ तक होगा और 8 to 10 years में 20 करोड़। नेक्स्ट लास्ट फ्रॉम द असेट क्रिएशन में आता है टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव, सेम एज मैन्युफैक्चरिंग। आपकी जो नेट सेल्स आती है उसका फिक्स परसेंटेज आपको रिम्बर्स होगा अकॉर्डिंग टू दिस, ये इसमें दिया हुआ है, सेम है, बस इसमें क्राइटेरिया अलग है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया अलग है। आपका 50 to 100 करोड़ अगर आपने इन्वेस्ट करा है तो 1% ऑफ नेट सेल्स होगा। वहां पे क्या था, किसी को याद है मैन्युफैक्चरिंग में क्या था? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसमें आता है कि टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव की आपकी जो ये डिस्बर्समेंट है वो किस तरह से होगी। तो नेट सेल्स का मतलब आपको पता है कि आपने जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू अर्न करा है उसको अपन नेट में, सर्विसेज में तो आपका क्या होगा, सेल्स तो कुछ होगी नहीं, आप कुछ प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप में जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट करा है उसको हम लेंगे। इसमें मुझे बताओ कि अपन डिविडेंड इनकम और वो सब लेंगे क्या, नेट सेल टर्नओवर नहीं लेंगे। उसके बाद आता है स्पेशल इंसेंटिव, सेकंड टाइप ऑफ इंसेंटिव आता है स्पेशल इंसेंटिव। इसमें आता है एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, एम्प्लॉयमेंट बूस्टर सेम टू सेम है, मैन्युफैक्चरिंग क्राइटेरिया भी सेम है और सब सेम है। सेकंड आता है ट्रेनिंग एंड स्किलिंग इंसेंटिव, ये भी सेम है। इसमें आता है कि ट्रेनिंग सब्सिडी ऑफ ₹4,000 पर वर्कर पर मंथ फॉर 6 months, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग इन राजस्थान। आपको वर्कर को ट्रेनिंग राजस्थान में लेनी पड़ेगी। उसके बाद आता है कि एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस में सेम है मैन्युफैक्चरिंग जैसा कि आपको 100% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फॉर 7 years, exemption of 100% land tax for 7 years, 100% of conversion charges, land conversion charges for as notified by state, और मंडी फीस और स्टैम्प ड्यूटी का भी exemption मिलेगा।
उसके बाद आता है सर्विस थ्रस्ट सेक्टर। सर्विस थ्रस्ट सेक्टर का मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है कि इनको और प्रमोट करे, इन पे फोकस करे। तो इनमें से क्या क्या इंक्लूड होता है? आईटी हो गया, फिनटेक हो गया, होटल एंड टूरिज्म हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, और ये लिस्ट दी है फिल्म सिटी, गोल्ड चेन, कॉमन। इन सबका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? इनमें आपको तो बेनिफिट मिलेंगी जो आपको सर्विस इंडस्ट्री में मिल रहे थे, प्लस 10% टॉपअप मिलेगा। नेक्स्ट आता है सर्विस एंकर इन्वेस्टमेंट। अब हम देखेंगे कि एंकर इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एक तो रीजनल एंकर और एक होती है सेक्टोरल एंकर। इनमें से आपको एक ही चूज करना है। रीजनल और सेक्टोरल में आप एक ही चूज कर सकते हो। तो रीजनल एंकर में क्या होता है कि फर्स्ट 3 यूनिट्स जो आपने सेटअप करी है इन एरिया 2 और एरिया 3, जो कि मेगा और अल्ट्रा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मान लो कोई एरिया 2 कैटेगरी में आपने कोई इन्वेस्टमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि रीजनल एंकर के लिए अगर आपने एरिया कैटेगरी 1 में इन्वेस्टमेंट करी तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा इसमें कि फर्स्ट 3 यूनिट्स मेकिंग अ मेगा और अल्ट्रा मेगा इन्वेस्टमेंट इन एरिया 2, एरिया कैटेगरी 2 एंड एरिया कैटेगरी 3। इसका मतलब कि दो इन एलिजिबिलिटी हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपने लार्ज इन्वेस्टमेंट करी तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा अगर आपने एरिया कैटेगरी 1 में करा इन्वेस्टमेंट तो इनएलिजिबल हो जाएगा। तो जो भी फर्स्ट 3 यूनिट्स का क्यों बोला गवर्नमेंट ने कि जल्दी जल्दी लोग इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोला कि पहली जो 3 यूनिट्स आएगी हम उनको ये फायदा देंगे एंकर इन्वेस्टमेंट का, और आपको 20% टॉपअप मिलेगा। वो वाली फैसिलिटी तो मिलेगी, 20% टॉपअप ओवर एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। सेक्टोरल में क्या है कि पूरे राजस्थान में जो पहली 3 यूनिट्स स्टैब्लिश करेगा, ठीक है, सर्विस सेक्टर में पहली जो 3 यूनिट स्टैब्लिश करेगा उसको 20% टॉपअप मिलेगा ओवर कैपिटल एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। ठीक है, आपको ये तो बताया हम दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सनराइज सेक्टर्स। जैसा कि हम सर्विस सेक्टर में देखते हैं, तो सर्विस सेक्टर में कवर कौन कौन से हो गए? आप बताइए कुछ एग्जांपल, सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज या आप कवर करेंगे? आईटी और कोई हॉस्पिटल्स, अपन होटल्स मान लो, आप फिनटेक, जो भी मतलब सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं ना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में नहीं आते, जो प्लांट एंड मशीनरी यूज में नहीं लेते, और फिर उसका जो फिजिकल सब्सटेंस है वो चेंज नहीं करते, मतलब पर्टिकुलर थिंग का, वो सब आ गया। वो सर्विस इंडस्ट्री में है। सर्विस इंडस्ट्री में केवल लिमिट चेंज है, और साथ साथ स्कीम्स के जो लिमिट के साथ जो आपको इंसेंटिव मिलेगा उसका परसेंटेज चेंज है। बाकी तीनों ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहेंगे सर्विस इंडस्ट्री में, और जो इसमें भी एनुअल सीलिंग है वो आपको है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट बूस्टर भी सेम है, आप ट्रेनिंग इंसेंटिव भी आपको रही सेम नॉर्मल जो मैन्युफैक्चरिंग की तरह। इसमें एग्जम्पशंस भी आप देखें तो 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का, लैंड फीस का, वो भी सेम है। बस जैसे मैन्युफैक्चरिंग थ्रस्ट सेक्टर्स पे वैसे ही सर्विस थ्रस्ट सेक्टर्स भी बताइए जिस पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। उसमें कवर है अपने आईटी सेक्टर में, मोस्टली तो आईटी सेक्टर कवर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बात करें तो अपनी एंटरटेनमेंट, होटल्स वगैरह, कोल्ड चेन, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट हो गया ताकि अपना लीड टाइम कम हो। तो हॉस्पिटल्स वो सब कवर है इसमें। हॉस्पिटल्स बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो उसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर हो सकता है हॉस्पिटल्स कवर नहीं। सभी ट्रस्ट में हॉस्पिटल्स इन्हीं को बताया गया केवल ट्रस्ट सेंटर्स, हॉस्पिटल्स कवर हैं। हॉस्पिटल कवर्स में न्यू वाली स्कीम के अंदर एक बार देखना पड़ेगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर है। फिर उसके बाद देखिए तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन कर रखा हुआ ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को पॉलिसी पर कवर है। हेल्थ केयर कवर है, सर्विस एंटरप्राइज सर्विस हॉस्पिटल्स में भी इसमें बेनिफिट बता रहा है, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है सर्विस एंटरप्राइजेज में, उसमें जो आपका कोल्ड चेन के साथ साथ हेल्थ केयर भी कवर है, तो आपको इसमें भी बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद देखें तो इसमें भी क्या है, एंकर
एंकर स्कीम चाहिए। एक तो पावर बूस्टर है, पावर बूस्टर जो आप मैन्युफैक्चरिंग में था वो 10% है। साथ साथ एक एंकर स्कीम है। एंकर में क्या है कि 2 एंकर है, एक तो रीजनल और एक आपका सेक्टरल। रीजनल क्या है कि आप नोटिफाइड एरिया 2 and 3, 2 और 3 उसमें से किसी में अगर इन्वेस्ट करते हो तो पहली 3 यूनिट इन्वेस्ट करती है ना, कौन सी, लार्ज को छोड़ दो आप, मेगा और अल्ट्रा मेगा, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तब आपको इसमें 20% मिल जाएगा। और जो कौन से वाले में, जो रीजनल सेक्टर है और जो सेक्टरल सेक्टर है ना, उसमें ऐसा है कि राजस्थान में गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा उसी एरिया में आपको मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप बूस्टर वाले ले लो 10%, या अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जो सेक्टर वाला है एंकर वाला तो ये ले लो। दोनों में आपको दोनों नहीं मिलेंगे, एक आपके लिए एलिजिबल रहेगा। तो देखते हैं हम सनराइज सेक्टर। सनराइज सेक्टर मींस कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो अभी न्यू है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब होता है कि जैसे 5G टेक्नोलॉजी आ रही है तो कोई अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहे, उसकी इंडस्ट्री की एंटरप्राइज खोलनी चाहे या फिर डेटा एनालिटिक्स करना चाहे तो उसके लिए तो ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल और मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट। तो सनराइज सेक्टर्स का मतलब है कि कोई ऐसे एंटरप्राइज जो अभी न्यू है, मतलब उनका कॉन्सेप्ट है जो नया है और इस ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट को कि वो फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे 5G हो गई, 5G उनको लग रहा है गवर्नमेंट को फ्यूचर में इंपॉर्टेंट होने वाली, तो अगर कोई उसमें इन्वेस्ट करता है तो उसको सनराइज सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, सनराइज सेक्टर का क्या होगा कि मतलब वैसे आप उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे ही ट्रीट करोगे, बट उसको आप में क्या होगा, सनराइज सेक्टर में आपको बूस्टर मिलेगा, सनराइज बूस्टर। इसमें आपको 20% ऑन असेट क्रिएशन मिलेगा। मतलब जो आपने असेट क्रिएशन करा है उसमें आपको पहले तो मैन्युफैक्चरिंग जैसा इंसेंटिव मिलेगा, उसके बाद में आपको 20% सनराइज बूस्टर मिलेगा उस असेट क्रिएशन इंसेंटिव। ठीक है, उसके अलावा और एडिशनल इंसेंटिव भी है, जैसे 100% बैंकिंग, व्हीलिंग एंड ट्रांसमिशन चार्जेस वेव ऑफ करेंगी गवर्नमेंट, और बाकी जो सारे हैं वो सेम है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गया, मंडी फीस हो गया, वो सब सेम है, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड पैकेज सेम। ठीक है, तो हमने ये देखा कि क्या क्या होते हैं। Now moving forward to MSME sector. MSME, micro, small and medium enterprise, are better known as MSME. MSME हमारी backbone है इंडिया इकोनॉमी के लिए। MSME as per this policy, MSME की क्या डेफिनेशन है? MSME में कौन कौन सी एंटरप्राइज इंक्लूड होती हैं जो प्रोसेस करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, प्रिजर्वेशन करती हैं और गुड्स एंड कमोडिटीज का एक क्राइटेरिया दे रखा है MSME को रिकॉग्नाइज करने के लिए, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के लिए। इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है, अगर कोई एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट कर रही है लेस देन 1 करोड़ तो वो माइक्रो में कवर होगी। इन्वेस्टमेंट कर रही है लेस देन 10 करोड़ तो वो स्मॉल में कवर होगी। इन्वेस्टमेंट कर रही है लेस देन 50 करोड़ तो वो मीडियम में कवर होगी। बट एज पर एमएसएमई एक्ट 2006 इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ टर्नओवर क्राइटेरिया भी दे रखा है, जिसमें माइक्रो में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो 1 करोड़ वही लेस देन 1 करोड़, बट जो टर्नओवर की है वो 5 करोड़ है। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और जो टर्नओवर है वो 20 करोड़, और मीडियम के लिए जो इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़। नाउ एमएसएमई राजस्थान में 9th लार्जेस्ट एमएसएमई इकोसिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर। एमएसएमई को बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? एमएसएमई या इंटरेस्ट सब्सिडी ले सकती है, इंटरेस्ट सब्सिडी में या तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ले सकती है या रिच 2000 2022 इन दोनों में से एक ही बेनिफिट क्लेम कर सकती है, दोनों बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकती है। इंसेंटिव जो है एमएसएमई के लिए वो कैप कर रखे हैं 5 करोड़ मैक्सिमम है। जो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई होंगी वो इसमें कवर नहीं होंगी, वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही कवर होंगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई अगर वो थोड़ी बहुत सर्विस प्रोवाइड करती हैं तो इसमें कवर हो जाएंगी, और जो सर्विस एमएसएमई है वो इसमें ऑलरेडी कवर हो रखी है, 2022 के बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंसेंटिव्स क्या क्या है। इंसेंटिव में आता है सबसे पहले असेट क्रिएशन इंसेंटिव है। असेट क्रिएशन में सबसे इन्वेस्टमेंट सब्सिडी प्लस इंटरेस्ट सब्सिडी दोनों मिलेगी, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट में क्या आ रहा है 75% ऑफ द स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपॉजिटेड, जो भी 7 इयर्स तक है फ्रॉम द डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन बिगिंस होने के 75% जो भी स्टेट टैक्स ड्यू और डिपॉजिट कराया है वो मिलेगी। एडिशनली हमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, वो 5 इयर्स तक मिल सकती है। 5 इयर्स तक अगर लोन अमाउंट हमारा 1 to 5 करोड़ है तो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी हमारे 6%। अगर लोन अमाउंट 5 to 10 करोड़ है तो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी 4%। अगर लोन अमाउंट 10 to 50 करोड़ है तो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी 3%। एक इसमें एग्जांपल दे रखा है हमारा, अगर लोन अमाउंट है 6 करोड़ का तो इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी होगी? फॉर द फर्स्ट 5 करोड़ इट विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ 6% इन्वेस्ट 6% रेट, that amounts to 30 lakhs, and for the remaining 1 crore the rate of interest will be 4%. तो टोटल
जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी वो 34 लाख की मिलेगी। एग्जाम्पशंस क्या क्या है? एग्जाम्पशंस में 100% एग्जाम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मंडी फी एंड लैंड टैक्सेस फॉर 7 ईयर्स के लिए। 100% स्टैंप ड्यूटी अवेलेबल है आपके पास। 100% कन्वर्जन चार्जेस है वो भी आपके पास अवेलेबल है एज एग्जाम्पशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडीज में आते हैं तो 50% जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड पीएफ एंड ईएसआई फॉर द फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन, वो आपको मिल सकता है एज अ इंसेंटिव, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंसेंटिव। ग्रीन इंसेंटिव्स की बात करते हैं, आपको जो भी आप अगर कोई वाटर ऑडिट कराने की कंप्लायंस है आप पे है तो 50% ऑफ द कॉस्ट जो भी आपकी इनकम हो रही है उसका, और मैक्स टू मैक्स आपको 2 लाख तक की इंसेंटिव मिल सकता है। अगर आप कोई वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगा रहे हैं या फिर वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगा रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है उसका 50% और मैक्स टू मैक्स 7.5 लाख तक का आप क्लेम कर सकते हैं। अदर इंसेंटिव्स के केस में अदर इंसेंटिव आता है क्वालिटी सर्टिफिकेशन इंसेंटिव। क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो आप अगर कोई ऑब्टेन कर रहे हैं क्वालिटी सर्टिफिकेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए तो आपको 50% ऑफ द कॉस्ट, जो उसकी 50% कॉस्ट होगी वो आपको इंसेंटिव के तौर पे मिल सकता है, बट इसमें भी मैक्सिमम लिमिट दे रखी है 25 लाख की। इन्वेस्ट अगर आप इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं कोई तो उस पर आपको 75% ऑफ द कॉस्ट उसका इंसेंटिव या फिर 5 लाख, मैक्स टू मैक्स लिमिट है आपकी 5 लाख की, वो मिल सकता है। फंड रेजिंग इंसेंटिव भी है, अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं थ्रू एसएमई प्लेटफॉर्म से तो 50% ऑफ जो भी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं ना एक्सटर्नल से उसको आपको इंसेंटिव मिल सकता है, बट मैक्सिमम कर रखा है 5 लाख तक। अभी जैसे एमएसएमईज में एमएसएमईज कवर किया कि एमएसएमईज के लिए इंसेंटिव मिलेंगे, तो आप कोई बताएंगे कि एमएसएमई एक्ट में एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है? कुछ थोड़ा बहुत याद हो तो क्या क्या क्राइटेरिया है उसमें एमएसएमई को डिफाइन करने के लिए? जैसे हम ऑडिट्स में देखते हैं ना कि एमएसएमई को अगर अपन वो पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। एमएसएमई की जो ड्यूज हैं उसको अलग से ट्रेड पेबल्स में आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, पूरी एजिंग शेड्यूल में अलग उसका है। तो एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है एज पर एमएसएमई है? एमएसएमई एक्ट में हम बात करें तो 2 क्राइटेरिया दे रखे हैं, एक तो आपका इन्वेस्टमेंट और एक टर्नओवर। तो जैसे अभी भावेश ने बताया कि एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्वेस्टमेंट अगर आपका 1 करोड़ तक है और टर्नओवर कुछ जैसे 10 करोड़ की कुछ लिमिट है वहां तक है, तब 5 करोड़ की तब तक है, तब तो आप माइक्रो में आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और 20 हाँ करोड़ 20 करोड़ टर्नओवर है तब आप स्मॉल में आ जाएंगे, और मीडियम में 50 करोड़ हाँ और 250 250 करोड़ टर्नओवर है तब आप मीडियम में आ जाएंगे। तो ये लिमिट है एज पर एमएसएमई एक्ट। फिर उसके बाद लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये पॉलिसी है, इसमें कहीं भी टर्नओवर की आपको वो नहीं बता रहा कि टर्नओवर आपको इतनी रिक्वायरमेंट है। ये स्कीम में पर्टिकुलरली डेफिनेशन गिवन है एमएसएमई की, जिसमें डिफाइन करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट इतना करना पड़ेगा, इसमें टर्नओवर की कहीं भी लिमिट नहीं है इस इंसेंटिव में कवर होने के लिए जो आप एमएसएमई का इंसेंटिव लेंगे उसमें। अब इसमें हम देखते हैं कि एक इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। वो इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट ने पहले एक स्कीम बना रखी थी, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। या तो उसमें आप इंटरेस्ट सब्सिडी ले लो या इस स्कीम में ले लो, रिप्स में दोनों जगह नहीं मिलेगी। और जो एनुअल कैप है ना इसमें कि आप मैक्सिमम 5 करोड़ तक का बेनिफिट ले सकते हो। अब आपको बताइए कि जैसे एमएसएमई के लिए अलग से प्रोविजन क्यों बनाया, कि अलग से अगर प्रोविजन क्यों बनाया जबकि अपने पास ऑलरेडी सर्विस में अगर मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई सर्विस में वर्क करती है तो उसके लिए अलग से अपने पास बन रखा है इंसेंटिव, और मैन्युफैक्चरिंग में है तो उसका अलग से बन रखा है। मतलब अलग अलग क्राइटेरिया पे बेस्ड है ना, तो एमएसएमई को अलग से क्यों कवर किया? एमएसएमई की लिमिट है ना 50 करोड़ रुपीस, अगर उसको क्रॉस कर जाएगी तो एमएसएमई रहेगी नहीं। उसकी स्कीम की मिनिमम 50 करोड़ से स्टार्ट हो रही है। दैट्स राइट। इसमें यही गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई उन्होंने मिनिमम कैप रख दी सब में कि अब 50 करोड़ की मिनिमम कैप है। अब छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है तो ऐसे तो क्या होगा कि केवल बड़े बड़े जो आपके इन्वेस्टर्स है ना वही बेनिफिट ले पाएंगे स्कीम्स में, क्योंकि इंडस्ट्री को तो प्रमोशन मिल ही नहीं पाएगा। और जो अपने जैसे पीएम बात करते हैं कि अपन है ना मतलब सेल्फ रिलायंट बने, अपन खुद की इंडस्ट्रीज बनाए है ना, डोमेस्टिक कंजम्पशन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करें, तो उनको कहीं भी बूस्टअप नहीं मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसमें एमएसएमई के लिए अलग से प्लेस रखा और बताया कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप एमएसएमई में आते हो तो आपको भी इसमें इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा और वो 5 करोड़ तक मिल सकता है। तो इसलिए एमएसएमई को अलग से बनाया गया। अब इसमें आप देखिए कि ये एसेट पे आपको लोन पे है ना इंटरेस्ट का इंसेंटिव कैसे मिलेगा। तो आप कोई भी बताइए कि जैसे आपको मान लो 10 करोड़ का आपने है ना वो 11 करोड़ का आपने लोन अमाउंट है, तो 11 करोड़ पे
कितनी आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी? 5 तक 6 में 5 बेचारा 3 करोड़ पे 3% प्राइस। इसी में यही है कि भाई आपको है ना स्लैब आपका मिलता जाएगा। जैसे आप इनकम टैक्स में देखते हैं तो इनकम टैक्स में जिस स्टेट से आप टैक्स पे करते हैं ना कि आपकी 2.5 लाख तक कुछ भी लिमिट नहीं है और है ना 60 से कम होगा आप तो 2.5 से 5 तक के आपको मान लो 5% की लिमिट है। तो वैसे स्लैब वाइज इसमें लिमिट की बना है। तो वैसे इसमें कवर कर रखा है इंटरेस्ट को भी कि भाई इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको इस तरीके से मिलेगा वो है। उसके साथ साथ जो एग्जम्पशंस जनरल जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, कन्वर्जन वो आपको मिलेगा। और पीएफ ईएसआई का जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं ना एम्प्लॉयर का पोर्शन, उस एम्प्लॉयर के पोर्शन पे भी आपको रिइंबर्समेंट मिल जाएगा। साथ साथ जो ग्रीन इंसेंटिव्स है, क्योंकि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है धीरे धीरे, गवर्नमेंट अपनी और साथ साथ पूरा वर्ल्ड ग्रीन पे फोकस कर रहा है। अगर आप कोई बड़ी एंटरप्राइजेस की बात करेंगे ना, जैसे रिलायंस वगैरह या कोई भी इंटरनेशनल एंटरप्राइज, तो आजकल क्या हो गया कि आप जो फाइनेंशियल फैक्टर्स पे तो फोकस करती हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट, साथ साथ जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होता है एनवायरमेंट, उसकी भी एक कंपैरिजन बनाते हैं कि नॉन फाइनेंशियल में क्या हो गया कि एक एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की कोई रिपोर्ट बनती है, तो कोई रिपोर्ट बनती है ना एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की, जिसपे अपने को बोलते हैं कि अभी हमने अभी जो बड़ी कंपनीज की अगर हम ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, लाइक ओएनजीसी की अपन ऑडिट करते हैं तो ओएनजीसी की जो एनुअल रिपोर्ट है दैट इज इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हो गया कि आपको जो नॉर्मल फाइनेंशियल पार्ट है उस पे तो एनुअल रिपोर्ट, उस पे तो अपने रिजल्ट पब्लिश करने ही है, साथ ही साथ में आपको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको BRSR बोलते हैं, उनके ऊपर भी आपने सोसाइटी से जो इतनी सारी चीजें ली या सोसाइटी को कुछ नुकसान पहुंचाया, जैसे जो इंडस्ट्रीज किसी तरह का पॉल्यूशन कर रही है, एयर पॉल्यूशन कर रही है, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उन उसको कैसे उन्होंने मिटिगेट करा, उसको कैसे उन्होंने ठीक करा, या ह्यूमन रिसोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेस का कैसे वो उनको और अच्छी ट्रेनिंग, उनको और अच्छा एनवायरनमेंट दें जिससे कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज में वैल्यू एडिशन हो। इस तरह की जो चीजें आपने करी उसके ड्यूरिंग द ईयर, उसकी जो रिपोर्टिंग है दैट इज कॉल्ड BRSR रिपोर्टिंग। उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको जब हम हमारी एनुअल रिपोर्ट में, अभी वो नेक्स्ट ईयर से वो मैंडेटरी भी हो जाएगा कुछ टॉप कंपनीज के लिए, अभी तक वो मैंडेटरी नहीं था। तो कुछ कंपनीज ने लाइक इन्फोसिस, TCS, ONGC, इन लोगों ने खुद ने फर्स्ट ईयर के अंदर में इसको कंप्लाई करा और उस रिपोर्ट को जहां पे दोनों फैक्टर्स को कंसीडर कर रखा है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट। क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज में तो ये बड़ी कंपनीज में ऑलरेडी ये कवर्ड है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है ना उनको भी प्रमोशन मिले, और वो ग्रीन इंसेंटिव इसलिए दे रही है ताकि वो पोल्यूशन कम करें और ग्रीन मतलब नॉर्मल है ना पोल्यूशन फ्री चीजों को यूज करें, इससे पोल्यूशन कम हो या पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाएं, इसलिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है। साथ साथ MSMEs है तो इसमें क्वालिटी सर्टिफिकेशंस वगैरह कराने पड़ते हैं इनको टाइमली हर चीज का। और IP अगर कुछ आप इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कुछ अगर क्रिएट करते हो, तो जैसे मान लो कोई है ना MSME में कवर है कि कोई सर्विस सेक्टर है MSME का, तो MSME कोई छोटा सॉफ्टवेयर आप बनाते हो, पर्टिकुलर IT कंपनी छोटी सी MSME में कवर है और छोटी वो कोई सॉफ्टवेयर बनाती है, तो उस पर अगर वो इंटेंजिबल कुछ क्रिएट कर लेती है, उसके लिए उसको अलग से गवर्नमेंट प्रमोट करिए कि आप उसको कॉपीराइट मतलब पूरा उसको कॉपीराइट करवाओ, और उसका जो आपको एक्सपेंसेस होगा ना वो भी आपको गवर्नमेंट देगी, ताकि जो इंडिया की छोटी छोटी टेक्नोलॉजी होगी ना उसको बढ़ावा मिले और वो इंटरनेशनल लेवल तक जा सके। उसके बाद देखते हैं हम स्टार्टअप्स। Now moving forward to the startup sector. Startup means an enterprise eligible for categorization. स्टार्टअप के लिए एंटरप्राइज की एज जब भी वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेट हुई है उससे 10 ईयर से कम होनी चाहिए। अगर वो इस इंसेंटिव्स को लेना चाहती है डिप्स में, डिप्स 2022 में लेना चाहती है, तो उसकी जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से है तो उससे 10 ईयर से कम होनी चाहिए। एंटरप्राइज कौन कौन सी हो सकती है? इनकॉर्पोरेट, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, LLP हो सकती है। जो उसका टर्नओवर है ना, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब से वो इनकॉर्पोरेट हुई है तब से उसका 100 करोड़ से कम होना चाहिए एनुअल टर्नओवर। जो इंसेंटिव्स की बात करते हैं, इंसेंटिव उसके कैप कर रखे हैं 5 करोड़ तक। 5 करोड़ उसकी मैक्सिमम लिमिट है इंसेंटिव्स क्लेम करने की। इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मिलता है स्टार्टअप बूस्टर। स्टार्टअप बूस्टर में मिलता है असेट क्रिएशन। वही असेट क्रिएशन सेम है, 75% ऑफ द स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपॉजिटेड फॉर 7 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। लेकिन इसमें एक सीड सपोर्ट भी मिलता है। सीड सपोर्ट आपको मिलेगा 10% ऑफ द एक्सटर्नल कैपिटल। जो भी आप एक्सटर्नल कैपिटल रेज कर रहे हो उसका 10%, बट मैक्सिमम है आपको 30 लाख तक का मिल सकता है। एग्जम्पशन की बात करते हो 100% आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फ्री हो जाएगी, मंडी फी, लैंड टैक्सेस,
स्टैंप ड्यूटी और कन्वर्जन चार्जेस आपको एग्जेम्पशन के तौर पे मिलेंगे। अदर इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो अदर इंसेंटिव में स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव, इसका एक स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने मैनेजमेंट को, एंटरप्रेन्योर्स को, या फिर सॉफ्ट स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए 1 लाख रुपए पर स्टार्टअप की आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्रिएशन इंसेंटिव है, कोई 75% ऑफ द कॉस्ट और 5 लाख मैक्स टू मैक्स लिमिट है इसकी, जितना आप मिल सकते हैं। क्वालिटी सर्टिफिकेशन वही 50% ऑफ द कॉस्ट ऑब्टेन ऑन क्वालिटी सर्टिफिकेशन और 25 लाख। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स में आपको अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो 2.5 करोड़ की लिमिट है, और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो 1.5 करोड़ तक के इंसेंटिव आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक पार्क्स। लॉजिस्टिक पार्क्स, अगर आप लॉजिस्टिक पार्क्स, वेयर हाउसिंग और कोल्ड चेन ओपन करने जा रहे हैं तो उसका आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए आपको 50 करोड़ करना पड़ेगा, वेयर हाउस के लिए 2 करोड़ करना पड़ेगा, कोल्ड चेन के लिए 2 करोड़ करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे रिप्स 2022 में इंसेंटिव्स लेने के लिए। इसके लिए इंसेंटिव्स क्या क्या होंगे? इंसेंटिव्स के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है असेट क्रिएशन में, या तो आप कैपिटल सब्सिडी ले लो या फिर इंटरेस्ट सब्सिडी ले लो। आपको ये वन टाइम चॉइस है, जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तभी आपको चॉइस करना पड़ेगा, या तो कैपिटल सब्सिडी या इंटरेस्ट सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी में क्या होता है, 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, जो भी इन्वेस्टमेंट का स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसकी 25% इन्वेस्टमेंट आपको कैपिटल सब्सिडी मिल जाएगी, बट इसकी भी मैक्सिमम लिमिट है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15 करोड़, वेयर हाउस के लिए 1 करोड़, कोल्ड चेन के लिए 1 करोड़। इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी आपको 7% ऑफ द इंटरेस्ट, लोन जो भी ले रहे हो उसका 7% मिलेगा, लेकिन अगर मैक्सिमम लिमिट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए 2.5 करोड़ और लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए 1.5 करोड़। ग्रीन इंसेंटिव सेम है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टअप्स के केस में। एग्जेम्पशंस 100% एग्जेम्पशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, 100% स्टैम्प ड्यूटी एंड कन्वर्जन चार्जेस के आपको एग्जेम्पशंस मिलेंगे। R&D, GCC एंड टैक्स लैब्स। R&D आपको अगर R&D या टैक्स लैब्स ओपन कर रहे हो तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 5 करोड़ की, तभी आप इंसेंटिव ले सकते हो, अदरवाइज आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इसमें इंसेंटिव्स क्या है, असेट क्रिएशन है। असेट क्रिएशन में लेकिन इसमें चेंज है, आपको जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रही है ना उसका 50% ही मिलेगा, लेकिन वो इंडस्ट्री एसोसिएशन ओपन कर रहे हैं तो, अदरवाइज आपको 30% मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट है 5 करोड़ तक। ट्रेनिंग असिस्टेंस मिलेगा आपको 10,000 रुपए पर पर्सन पर मंथ फॉर द फर्स्ट 12 मंथ्स, आपको ट्रेनिंग असिस्टेंस के लिए इंसेंटिव मिलेगा। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अगर आप कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से जैसे ISI, ISO, BIS, FPO, एगमार्क के अगर कोई सर्टिफिकेट लेता है तो 50% ऑफ द कॉस्ट इनकम जो भी हो रही है उसको आप क्लेम कर सकते हो, रिम्बर्स हो जाएगी आपकी, बट मैक्सिमम है इसकी लिमिट है 1 करोड़ की। लैंड कॉस्ट इंसेंटिव है आपके पास 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द, ऊपर वाले में असेट क्रिएशन में 50, वो जो इंसेंटिव मिल रहा था उसमें हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट और लैंड की कॉस्ट इंक्लूड नहीं, बट यहाँ पे आपको लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट में भी मिलेगा 50% ऑफ द परचेज ऑफ द लैंड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे। अगर आप पेटेंट करा रहे हो, पेटेंट कराओगे तो 50% ऑफ द कॉस्ट आपको मिल जाएगी, बट मैक्सिमम है 1 करोड़ फॉर पेटेंट, और R&D के केस में आपको 5 करोड़ है। इसके बाद आती है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च असिस्टेंस, आपको 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का आपको कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च असिस्टेंस में मिल जाएगा, और लैंड टैक्स के मामले में आपको 100% की एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसके बाद आता है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स। जो भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हैं हमारे राजस्थान में अप्रॉक्स 300 to 325 डेज ऐसे होते हैं जो सनी डेज होते हैं। इसके कारण हमको आप अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी इंसेंटिव से मिल सकते हैं। इसमें इंसेंटिव क्या है, असेट क्रिएशन इंसेंटिव है सबसे पहला। असेट क्रिएशन इंसेंटिव में 75% ऑफ द स्टेट टैक्स ड्यू एंड पेड वही है, सेम कंडीशन है। एग्जेम्पशंस में 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मिलेगी और 100% कन्वर्जन चार्ज मिलेंगे, लेकिन इसके अदर इंसेंटिव थोड़े अलग है औरों से। अगर इसमें क्या हो रहा है, स्टेट हमें प्रमोट कर रही है, स्टेट जॉइंट वेंचर कर रही है प्राइवेट डेवलपर्स के साथ, जिसमें आपको 50% ऑफ द इक्विटी डाल रही है, या फिर जो भी कॉस्ट ऑफ द लैंड है वो डालेगी, आपको एज ए इन्वेस्टमेंट करेगी, उसका आपको इंसेंटिव मिलेगा 50% ऑफ द कॉस्ट, और जो भी आपकी लैंड की परचेज प्राइस है उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। अब जैसे कि हमने देखा कि स्टार्टअप्स, जैसे गवर्नमेंट ने क्या चाहा कि जो MSMEs हैं वो क्राइटेरिया में नहीं आ रही 50 करोड़ से क्राइटेरिया में, तो उसके लिए अलग से प्रोजेक्ट बना दिया। अब वैसे ही स्टार्टअप्स के लिए भी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो अलग से चाह रही है कि इसको और प्रमोट करे। तो इसके लिए क्या कर दिया कि गवर्नमेंट है ना, इसके टर्नओवर रख दिया कि भाई एंटरप्राइज कौन कौन सी होनी चाहिए। पहले तो स्टार्टअप की डेफिनेशन में आनी चाहिए वो,
दूसरी चीज कि है ना, वो जो जब से इंकॉर्पोरेट हुई है तब से 10 साल तक ही वो स्टार्टअप रह सकती है कोई भी एंटरप्राइज। तो 10 साल तक वो इसका बेनिफिट ले सकती है कभी भी जब वो इन्वेस्टमेंट करती है तब। इसमें एनुअल टर्नओवर की लिमिट डाल दी और इसके इंसेंटिव्स को कैप कर दिया कि 5 करोड़ तक आप मैक्सिमम ले सकते हो। इसमें वैसे ही नॉर्मल जैसे स्टार्टअप है पर्टिकुलर, तो स्टार्टअप के लिए बूस्टर इंसेंटिव दे दिया, एग्जाम्पशंस आपकी सब नॉर्मल है। और अदर इंसेंटिव्स की बात करें तो वही एमएसएमई वाले हैं आपके, कि आईपी क्रिएशन, क्वालिटी इंस्पेक्शन और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स मतलब बिजनेस को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए। उसके बाद वैसे ही लॉजिस्टिक पार्क्स। तो अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि जो इंडिया में टोटल जो कोई भी मान लो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना, उसमें क्या होता है लगभग 20% तक है ना आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाती है, 15 से 20% तक। तो ये इंडिया में सबसे ज्यादा है। जबकि गवर्नमेंट ने बजट जो लाया था, तो बजट में भी गवर्नमेंट चाह रही थी कि इसको 10% से नीचे लेके आए। अगर कोई भी अपन डेवलप्ड कंट्री की बात करें ना, तो उसमें मैक्सिमम 8 से 10% तक रहता है, या 8% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है। तो इसको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है कि लॉजिस्टिक पार्क, साथ के साथ क्या होता है इससे कुछ खराब भी हो जाते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट वेयर हाउस और कोल्ड चेन इनको प्रमोट कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। जैसे कि अपने पीएम ने अपने पीएम बोलते हैं कि अगर इंडिया को डेवलप करना है ना, तो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज आपकी इंक्लूड होती है, बेसिकली रोड्स वगैरह सब हो गया। उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस और कोल्ड चेन। क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस तो वो कर लेंगे, प्रोडक्शन के लिए तो अलग से इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट ने। अब प्रोडक्शन करने के बाद उसको स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का भी तो गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी ना, तभी तो वो अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल होगा। तो गवर्नमेंट इस सेक्टर में वर्क करने के लिए इसके लिए स्पेसिफिक ये लेके आई है। इसमें बात करें तो इसमें अलग अलग अपनी कैप मैक्सिमम कैप बता दिया गवर्नमेंट ने, और ग्रीन इंडस्ट्री इंसेंटिव्स जो नॉर्मल इंसेंटिव्स थे वो दे दी। इनके लिए स्पेसिफिक गवर्नमेंट ही लेके आ गई। इसके बाद बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो गवर्नमेंट राजस्थान में R&D भी प्रमोट करना चाह रही है ताकि जो टेक्नोलॉजी हम खुद की काम में ले, इंपोर्ट नहीं करने पड़े टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये टेस्ट लैब्स में 50%, इसके लिए अलग से लिमिट ला रखी है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना, उस प्रोजेक्ट कॉस्ट के 50% आपको वो गवर्नमेंट देगी, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड। लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट को हटा के जो आप खर्चा करोगे ना R&D में, तो उसका आपको गवर्नमेंट 50% दे दिया। और जो नॉर्मल आपकी बात करें तो क्वालिटी इंस्पेक्शन आपकी IP की और जो लैंड टैक्स है वो आपकी नॉर्मल सभी इंसेंटिव की तरह सिमिलर है। उसके बाद रिन्यूएबल की बात करें तो राजस्थान में क्या है कि टोटल अप्रोक्स 300 to 325 सनी डेज है, मतलब इतने दिन आपकी धूप रहती है। तो धूप में सबसे मेन क्या है अपने को, जैसे मैंने बताया था कि 1/3 आपके अभी भी 1/3 ही रिन्यूएबल पे है अपन। तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाह रही है, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आप तो खुद इन्वेस्टमेंट करोगे इंडस्ट्रियलिस्ट, साथ साथ गवर्नमेंट भी उसमें इक्विटी फंडिंग कर रही है, ताकि इसको जो मेन कोर एरिया है ना इस पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट, ताकि जो अपन है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके और साथ साथ उसको अपन एक्सपोर्ट भी कर सकें। क्योंकि अभी देखें अपन तो जैसे इंडोनेशिया में अपनी PM गए, तो इंडोनेशिया में वो क्या बात करें कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन करने की जो होता है ना, ये अपनी एनर्जी ट्रांसमिट हो सकती है, तो उस तक भी बात पहुंचा रहे हैं। तो अगर अपन राजस्थान की तरफ से बात करें तो राजस्थान खुद क्या कर रहा है, खुद अगर इसको प्रमोट करता है तो वो बाकी स्टेट्स को इसका एक्सपोर्ट कर सकता है, और अल्टीमेटली इससे इंडिया का डेवलपमेंट होगा। फिर आते हैं अपन कस्टमाइज पैकेज पे, जो जैसे अपनी बात हुई थी स्टार्टिंग में, वो ऑर्डर भी पढ़ा था अपन ने, उसमें ऐसा था कि वो पुराने कस्टमाइज पैकेज पे था और अब स्टैंडर्ड पैकेज पे अपन उससे कंपेयर किया था। तो अब नई कस्टमाइज पैकेज पे क्या है वो अपन पढ़। अगर आपको कस्टमाइज पैकेज का बेनिफिट लेना है तो आपको एंटरप्राइज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा मोर देन 500 करोड़ रुपए अंडर द रिप्स पॉलिसी, तभी आप एलिजिबल होंगे कस्टमाइज पैकेज के लिए। कस्टमाइज पैकेज के अंदर आपको जो असेट क्रिएशन के इंसेंटिव थे, वही कैपिटल सब्सिडी, TLI और SGST का जो रिइंबर्समेंट था, उसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब एज पर योर कस्टम आप अपने हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन जो टोटल बेनिफिट होंगे ना, जो NPV स्टैंडर्ड पैकेज में दिया रखा है, उसकी आपका NPV उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है असेट क्रिएशन इंसेंटिव्स का, जो असेट क्रिएशन जो स्टैंडर्ड पैकेज था उसका 40% तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा आप कोई भी रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो कैपिटल सब्सिडी, TLI और SGST में, तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर कोई एंटरप्राइज अवेल करना चाहती है जो रिप्स 2019 में थी, अगर वो 2022 में अवेल करना चाहती है कस्टमाइज पैकेज को, तो वो भी कर सकती है अपनी चॉइस पे। बट उसके लिए जो NPV असेट क्रिएशन 2019 में था वही सेम रहेगा। बट अगर एंटरप्राइज 1000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट कर देती है और एम्प्लॉयमेंट 800 से ज्यादा कर देती है,
तो उसको एनपीवी में 20% की इंक्रीमेंट मिल सकती है, मतलब जो ओरिजिनल है इंसेंटिव उसका 20% इंक्रीमेंट मिल सकता है एज ए कस्टमाइज पैक। ये वेरियस फॉर्म्स है जो रिप्स 2019 में थे। अभी तक रिप्स 2022 में इतने कोई फॉर्म्स आए नहीं है, बट रिप्स 2019 में ये फॉर्म्स थे, वेरियस फॉर्म्स थे। इसमें सबसे पहला फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर एग्जम्पशन ऑफ फ्रॉम टैक्स। टैक्स से जो एसजीएसटी का एग्जम्पशन था, अगर आपको वो लेना है तो फॉर्म ए भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म बी, ये एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट है फॉर एग्जम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड कन्वर्जन चार्जेस के लिए अगर आपको एग्जम्पशन लेना है तो फॉर्म बी भरना पड़ेगा। लैंड टैक्स के लिए आपको फॉर्म सी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और मंडी फी के लिए फॉर्म सी भरना पड़ेगा। सब्सिडी सर्टिफिकेट ऑफ सब्सिडी के लिए फॉर्म डी भरना पड़ेगा। अगर ये क्या है, वैल्यूएशन कौन करेगा? वैल्यूएशन चार्टेड अकाउंटेंट करेगा। तो चार्टेड अकाउंटेंट जिस पे करेगा वो फॉर्म ई होता है, जिसपे लिख के देगा कि ये वैल्यूएशन थी हमारी। फॉर्म एफ में एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट फॉर सब्सिडी, सब्सिडीज के लिए जो था हमारा वो फॉर्म एफ है। इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए फॉर्म जी है। बट ऐसे ही और सारे बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो अभी रिप्स 2022 में अवेलेबल नहीं है, बट रिप्स 2019 में अवेलेबल है। All these forms are to be filled online through the portal SSO ID Raj Invest में जाके हमारे को जो भी सब्सिडी क्लेम करनी है, अभी ये सब फॉर्म्स ऑनलाइन हो गए, तो वी आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑल दीज फॉर्म ऑनलाइन। प्रेजेंट में क्या है कि जो ये फॉर्म्स जो नोटिफाई कर रखे हैं ना गवर्नमेंट ने, ये 19 के हैं, पर अब हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं? क्योंकि बिना फॉर्म तो हम अप्लाई कर नहीं सकते। तो अपन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं कि अपने जो एसएसओ आईडी का पोर्टल होता है ना, तो खुद की एसएसओ आईडी पे लॉगिन करके वहां पे अपने को फॉर्म्स दिख जाते हैं। वहां से अपन ये अलग अलग फॉर्म्स जो अपन इन्वेस्टमेंट में लेना चाहते हैं ना, इंसेंटिव, वो अपन ले सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे मान लो एक पर्टिकुलर कोई, मान लो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप की 2-4 उसकी वो है, 2-4 अलग अलग प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो 2-4 प्रोजेक्ट में, लेकिन उसकी एसएसओ आईडी तो सिंगल होगी खुद की। तो उसमें क्या होगा कि इसमें स्कीम में जैसे अपन ने को पहले ऑर्डर देखा था ना, ऑर्डर में था कि रेफरेंस नंबर दे रखा था, जो ऑर्डर में रेफरेंस नंबर दिया होता है जिसके थ्रू अपन को मिलता है, तो वो रेफरेंस नंबर अपन डालते जाएं और किस फॉर्म में अपन ले रहे हैं वो अपन को पता चल जाएगा कि भाई इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में अपन ये इंसेंटिव ले रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, वो सब है। So this is about the RIPS 2022 scheme. So all the speakers have nicely deliberated their topics. Now we'll move to the quiz session. Before that, we'll distribute prizes to the speakers of today's this meeting. So starting with Jatin. Jatin has nicely deliberated. Anushka. Bhavesh. Isha. Today we have one more prize to the most attentive article of the session. Varinya Mittal. He has given most of the correct answers. Now we will quiz. You should join the quiz. Link. We are just sharing the link.
कौन से नाम दे रहे हैं? 1+70 अच्छा स्मॉल है क्या? स्मॉल है क्या? क्या है तो आप सब क्विज ज्वाइन कर लीजिए।